एक अमीर परिवार की जवान वारिस वीडियो गेम्स खेल रही थी जब उसने अपनी प्यारी माँ को कहते सुना कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स आखिरकार खत्म हो गए हैं और अचानक उन्होंने अरेंज्ड मैरिज की बात छेड़ दी। रुयन, अब तुम पूरी तरह से रिलैक्स कर सकती हो, लेकिन सच तो ये है कि बचपन से ही तुम्हारी एक अरेंज्ड मैरिज तय है। कैसी अरेंज्ड मैरिज? उसने पूछा। हाँ, ये सच है, एक एंगेजमेंट। तुम्हारी दादी और उनकी पीढ़ी के बड़ों ने तुम्हारे लिए ये तय किया था। बड़ों ने फैसला किया था कि जब तक तुम बालिग नहीं हो जाते तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें ये पता चले। मम्मी, आपके कहने का क्या मतलब है कि अब मुझे पता चलना चाहिए? क्या मुझे अभी शादी करनी होगी? लू रुयन ने बिना सोचे समझे इसे पूरी तरह से नकार दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं करने वाली। मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ। अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं। मैंने अभी तक ठीक से मजे भी नहीं किए हैं। मम्मी तुम्हें ये इसलिए बता रही है ताकि तुम मानसिक रूप से तैयार हो सको। लिन चेन का भी कैपिटल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। वो अगले महीने शहर आ जाएगा। जाहिर है मैं उसे घर पर बुलाऊंगी, इसलिए तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। लू रुयन ने लाड़ प्यार वाले अंदाज में शिकायत की। मम्मी, क्या हम ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं कर सकते? आखिरकार मैं उस उम्र में पहुंची हूँ जहाँ मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है और आप अचानक कह रही है कि मेरी अरेंज्ड मैरिज तय है। तो क्या मैं लड़कों के साथ बाहर जा सकती हूँ या नहीं? क्या इसका मतलब ये है कि मैं कभी डेट पर नहीं जा पाऊंगी? मुझे इस लड़के से शादी करने का इंतजार करना होगा। और क्या होगा अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसे मैं वाकई पसंद करती हूँ? जुएनिन ने आह भरी। लिन चेन के पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था और उसकी माँ ने दोबारा शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया था। वो अपने दादा दादी के साथ पला बढ़ा। तुम्हारी दादी लिन और दादा लॉन्ग अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वे एक भरोसेमंद लड़की ढूंढना चाहते थे ताकि वे एक दूसरे का ख्याल रख सकें और साथ दे सकें। इसी तरह उन्हें उस एंगेजमेंट की याद आई जो उन्होंने तुम्हारे दादा दादी के साथ तय की थी। इसलिए उन्होंने औपचारिक रूप से ये प्रस्ताव रखा और तुम्हारे दादा दादी ने मुझसे पहले तुमसे बात करने को कहा क्योंकि उन्हें डर था कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाओगी। इसके अलावा क्या तुम्हें एक दूसरे को जानने का समय मिलेगा? नहीं, कोई तुम्हें अभी शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। तुम्हारी दादी लिन और दादा लॉन्ग अपने पोते को जान से ज्यादा चाहते हैं। अगर वे देखेंगे कि तुम दोनों की आपस में नहीं बन रही है तो वे यकीनन मजबूर नहीं करेंगे। बस ये एक वादा है जो तुम्हारे दादाजी ने दादा लॉन्ग से किया था और इसे सीधे मना करना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लू रुयन जानती थी कि वो पूरी तरह से मना नहीं कर सकती, इसलिए उसने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया। आपके पास उसका कांटेक्ट है, मुझे भेज दो ताकि मैं उसे ऐड कर सकूं। हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ। मम्मी, मुझे इस बारे में सब पता चल गया है। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन उस लड़के के साथ ज्यादा नखरे मत करना, समझे? दयालु और शालीन रहना। जैसे ही वो अपने कमरे में लौटी, एक फोन कॉल आया। कॉल उठाने पर उसने अपनी अच्छी सहेली के नैन्सी की आवाज सुनी। रुयन, क्या तुम ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो? कहा। जेनी कह रही है कि क्लाउड सिटी के कोस्ट पर सिर्फ हम तीनों क्लाउड सिटी जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बड़ी बहन से बात करती हूँ और देखती हूँ कि क्या हमें प्राइवेट फ्लाइट मिल सकती है। फोन रखने के बाद उसने अपना मोबाइल खोला और मेरा कांटेक्ट ऐड किया। दूसरी तरफ मैं बोरियत के मारे हॉस्टल के रिसेप्शन पर बैठकर अपना फोन देख रहा था। अचानक वेचैट पर एक नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था कि किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। वो नाम मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, इसलिए मैंने बस एक क्वेश्चन मार्क के साथ जवाब दिया। उसी वक्त मेरी सहेली सन नियन एक ट्रे लेकर आई। उसमें जूस के 2 ग्लास थे। मुझे हल्का सा माथा सिकोड़ते देख उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने फोन की स्क्रीन उसे दिखाने के लिए घुमाई। किसी ने मुझे लू रुयन के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। क्या तुम उसे जानते हो? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या वो तुम्हारी कोई फैन नहीं हो सकती? शायद नहीं, तो उसे एक्सेप्ट मत करो। जरूर किसी गलत इंसान को भेज दिया होगा। मैंने अपना जूस लिया, एक घूंट भरा और उससे कहा, अब तुम जा सकती हो, यहाँ की देखभाल मैं कर लूंगा। सन नियन गई नहीं, बल्कि वही बैठ गई। आजकल साहब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा क्या किया? ये सोचने में मेरी मदद करो कि क्या हुआ। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, है ना? तुम कितने एहसान फरामोश हो। क्या मैंने तुम्हारे लिए वाटरमेलन जूस नहीं बनाया और क्या मैं स्नैक्स खरीद कर नहीं लाई? मैं थोड़ा मुस्कुराया और उसे सीधे सादे अंदाज में सब समझाया। हाँ, सच तो ये है कि मामला बहुत सीधा है। उसे जलन हुई और तुमने उसे मनाने के लिए कुछ नहीं किया। वो साहब हमारे एक कॉमन फ्रेंड है, उनका नाम चेन फेंग है। बेबी, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। पिछली बार जब तुम किसी और लड़के के साथ खेल रही थी तो उसने साफ सुना था जब उस लड़के ने तुम्हें बेबी कहा
और तुम खुशी खुशी खेलती रही। सन नियन तुरंत भड़क गई। वो जेलस है। और तुम्हें कैसे पता? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ बच्ची हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया। ऑब्वियस है, तुम किसी और लड़के के साथ खेल रही थी, इसलिए जाहिर है कि तुमने ध्यान न ही दिया। सन नियन झुंझलाहट के मारे लगभग रोने ही वाली थी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ। गेम तुम्हें रैंडम लोगों के साथ जोड़ देता है, इसीलिए जल्दी जाओ और उसे मनाओ। एडवाइस के लिए बहुत शुक्रिया भाई चेन। जब हमारी शादी होगी तो हम तुम्हें मेन टेबल पर बैठाएंगे। लू रुयन ने वो क्वेश्चन मार्क देखा जो उसे जवाब में मिला था, और उसने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया और नहीं कुछ कहा। शायद उसे अभी तक बचपन की एंगेजमेंट के बारे में पता न हो। उस लड़की ने अपनी बड़ी बहन को एक मैसेज भेजा और फिर सो गई। अगले दिन जागने पर लू रुयन को एक मैसेज मिला और वो झटके से बिस्तर पर उठ बैठी। आज सुबह 9 बजे के आसपास मैं बिजनेस ट्रिप के लिए यू चेन जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? हाँ, उसने जल्दी से अपनी 2 सहेलियों को मैसेज लिखा। सुबह 9 बजे से पहले एयरपोर्ट पर मिलते हैं। जब सब एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए तो किन नैन्सी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, तुम्हारी बड़ी बहन करोड़ों की डील नेगोशिएट करने जा रही है। अगर हम वहाँ ऊपर जाएंगे तो उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे? लू रुयन ने शालीनता से अपने बाल पीछे किए और जवाब दिया, कोई बात नहीं, वो हमारे कैबिन में ट्रैवल नहीं कर रही है। लड़कियां प्लेन में चढ़ गई और लू रुयन को अपनी मम्मी का एक मैसेज मिला। ये उस लड़के के परिवार का इन है। चूंकि तुम वहाँ जा रही हो तो इसका फायदा उठाओ और दादी लिन और दादा लॉन्ग से मिलने जाओ, और उस लड़के से भी। हो सकता है उसे अभी इस बारे में पता न हो। ठीक है, समझ गई। वेचैट से बाहर आने के बाद उसने इस इन के बारे में जानकारी ढूंढी। उसने देखा कि प्राइस बहुत अफोर्डेबल था और इंटरनेट पर रिव्यूज काफी अच्छे थे। ज्यादातर लोगों ने लिखा था कि ये बहुत क्लीन है और सर्विस बहुत एक्सेलेंट है, खाना डिलिशियस है। एक कमेंट ये भी था कि ओनर जवान और हैंडसम है, वो एक एक्सेलेंट इंसान है। इस कमेंट को देखकर लू रुयन के लाल होठों पर मुस्कान आ गई। उसी पल कि नैन्सी ने अचानक अपना सिर अंदर किया और कहा, रुयन, तुम्हारी बड़ी बहन ने कहा कि इस बार हम तुम्हारे घर रुक सकते हैं। लू रुयन ने खिड़की की ओर देखा और कहा, हम मेरे घर नहीं रुकेंगे, हम एक इन में जाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है, मैं बाद में रूम्स रिजर्व कर लूंगी। कि नैन्सी ने अपनी सीट ठीक की और पीछे की ओर झुक गई। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अब सोने जा रही हूँ। लू रुयन ने बुकिंग पेज पर एक नजर डाली। सब कुछ पूरी तरह से रिजर्व था। बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है। उसने मेन पेज से नंबर कॉपी किया और कॉल किया। हेलो, आपने नाइंगसिया हॉस्टल में कॉल किया है। हेलो, मैं जानना चाहती थी कि क्या आपके पास कोई रूम बचा है? फिलहाल तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन दोपहर 1 बजे से पहले 2 रूम्स खाली हो जाएंगे। आपको कितने रूम्स चाहिए और आप कितने बजे तक पहुँचेंगे? तो 2 रूम्स। हम दोपहर 1 बजे पहुँचेंगे। मैं एक में रहूंगी और वो 2 दूसरे में। परफेक्ट। क्या आप मुझे अपना सरनेम बता सकती हैं? मैं अभी इसे नोट कर लेता हूँ। जब आप आए तो बस अपना आईडी साथ लाएं और रिसेप्शन पर रजिस्ट्रेशन कर ले। मेरा सरनेम लू है। बहुत अच्छे मिस लू, मैंने यहाँ आपके लिए 2 रूम्स रिजर्व कर दिए हैं। बस याद दिला दूं कि अगर आपने 1 बजे तक चेक इन नहीं किया तो वे किसी और को दे दिए जाएंगे। अगर कुछ हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लू रुयन को एहसास भी नहीं हुआ कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। 2 रूम्स के साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे? अब कोई खाली रूम नहीं बचा है। तुम दोनों को मिलजुल कर काम चलाना होगा और एक शेयर करना होगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लू रुयन ने उनके लिए एक कार अरेंज की। लू रुयन ने अपना सनग्लासेस पहना और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। आज हम हॉस्टल में रेस्ट करेंगे और रात को नाइट मार्केट घूमने जाएंगे। कल का प्लान तुम दोनों बना लेना। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों बार कर 40 मिनट के बाद हॉस्टल के एंट्रेंस पर पहुँचे। वाह, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। हेलो, क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं? क्या तुम यहाँ के बॉस हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। बॉस खाना खाने गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। आप मिस लू है ना? लू रुयन ने अपना आईडी निकाला और उसे थमा दिया। मैंने 2 रूम्स रिजर्व किए हैं, क्या वे तैयार है? हाँ, बिल्कुल। अभी 2 खाली हुए हैं। क्लीनिंग लेडी उन्हें ठीक कर रही है। आप लोग कैसे बंटेंगे? मैं एक में रहूंगी और वे दोनों दूसरे में। अगर बाद में कोई रूम खाली हो तो कृपया हमें बताएं, हम एक और रिजर्व करेंगे। ठीक है, कल सुबह एक खाली हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद आप इसे ठीक करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आप कितने दिनों के लिए रुकेंगे? फिलहाल हमारे लिए 7 दिन रिजर्व कर लीजिए। बहुत अच्छे
मिस लू, सब कुछ तैयार है। ये रही रूम्स की 2 कार्ड्स, पीछे नंबर्स लिखे हैं। प्राइस में ब्रेकफास्ट शामिल है और अगर आप चाहें तो हम उसे सीधे रूम में पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो रिसेप्शन पर कॉल करने में संकोच न करें। यहाँ 24 घंटे लोग रहते हैं। परफेक्ट, बहुत शुक्रिया। फिर वे अपने रूम्स की ओर चल दिए। दरवाजा खोलते ही खूबसूरत नजारा सामने था। लू रुयन टेरेस पर खड़ी हो गई। न केवल वो छोटा सा गांव पूरी तरह से दिख रहा था, बल्कि हॉस्टल का पिछला आंगन भी। आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो हरियाली से भरा था। दादाजी, अब आप ज्यादा चर्बी वाला मांस नहीं खा सकते, आपको ज्यादा सब्जियां खानी होंगी। लू रुयन के कदम रुक गए। अच्छा, मैं चेन की बात मान लूंगी। लू रुयन ने पत्तियों के बीच से नीचे देखा, जहाँ 3 लोग बैठे थे, 2 बुजुर्ग और 1 आदमी। हालांकि उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनका बैठने का तरीका दूर से ही प्रभावशाली लग रहा था। मैं बाद में उन दोनों बुजुर्गों से मिलने के लिए कुछ तोहफे खरीदने जाऊंगी। अचानक बिना कुछ लिए पहुंच जाना अच्छी बात नहीं होगी। खाना खत्म करने के बाद मैं रिसेप्शन पर लौटा। भाई चेन, मिस लू रुयन और उनकी सहेली सेटल हो गई है। क्या आपने क्लीनिंग लेडी से उन्हें वेलकम फ्रूट भेजने को कहा था? सॉन्ग नियन ने अपना माथा पीटा। ओ नहीं, मैं तो भूल ही गई। मैंने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में ले जाता हूँ। ये कहकर मैं किचन की ओर चल दिया। वैसे कुल कितने लोग रुके हैं? रूम 301 में 2 लोग हैं, दोनों लड़कियां हैं। मैं सच कह रही हूँ, तीनों ही बहुत खूबसूरत है, कमाल की। खासकर जिसने बुकिंग की है वो तो बहुत ही सुंदर है। इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। ठीक है, मैं बाद में जाकर देखूंगा कि तुम जिन्हें इतना सुंदर कह रही हो वे कितनी शानदार है। मैं किचन में गया, फल तैयार किए और फिर सीधा 3rd फ्लोर पर गया। जैसे ही कि नैन्सी ने दरवाजा खोला। हेलो, आप कौन है? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ का ओनर हूँ। मैं आपके लिए वेलकम फ्रूट लाया हूँ, उम्मीद है आपको यहाँ रुकना अच्छा लगेगा। मैंने ट्रे से एक प्लेट ली और उसे थमा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और भागकर सहेली के पास गई। सुन, मैं तुझे बताती हूँ। ओनर तो एक बहुत ही हैंडसम जवान लड़का है, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे सोने दो, बाद में बात करते हैं। मैंने अभी रूम 302 का दरवाजा खटखटाया ही था। जैसे ही वो खुला, मैंने नीचे देखा और मेरा सामना एक बहुत ही सुंदर और नाजुक चेहरे से हुआ। हेलो, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ का ओनर हूँ, आपके लिए वेलकम फ्रूट लाया हूँ। दरवाजा खुलते ही लू रुयन एक पल के लिए जम सी गई। मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि ये आदमी इतना अट्रैक्टिव होगा। शुक्रिया, कोई बात नहीं, अपने स्टे का आनंद ले। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप रिसेप्शन पर कॉल कर सकती है। मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा, आराम कीजिए। लू रुयन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजरें तब तक मेरा पीछा करती रहीं जब तक मैं ओझल नहीं हो गया। तभी उसने दरवाजा बंद किया। वो एक पल सोचने बैठी और अपनी माँ को फोन किया। मम्मी, हम लोग पहुँच गए हैं। आज रात मैं चेन के दादा दादी से मिलने जाने की सोच रही हूँ। मुझे उनके लिए तोहफे में क्या ले जाना चाहिए? क्या तुम्हारी बहन वहाँ बिजनेस ट्रिप पर नहीं है? उसे ही सब ऑर्गेनाइज करने दो। और हाँ, बताओ, क्या तुमने चैन को देखा? लू रुयन ने मेज पर रखे फल की ओर तिरछी नजर से देखा और खुद को थोड़ा शर्माने से नहीं रोक पाई। हाँ, मैंने उसे देख लिया। और कैसा है वो लड़का? बहुत हैंडसम है ना? हाँ, काफी ठीक है। ध्यान रखना कि तुम शांति से बात करो, समझे? नखरे मत दिखाना। अगर तुम दोनों ही इस अरेंज्ड मैरिज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो हम बड़े तुम पर दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है? दूसरी तरफ जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने दीवार का सहारा लिया। मैंने बस एक खूबसूरत लड़की को देखा है। मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? जैसे ही मैं रिसेप्शन पर वापस आया, मैंने चेन फेंग को सॉन्ग नियन के पास बैठे देखा। दोनों सिर जोड़कर कोई मूवी देख रहे थे। हम तीनों के जन्मदिन लगभग एक ही तारीख के आसपास आते हैं, ठीक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले। हम तीनों ने अभी 18 साल की उम्र में अपनी मेजॉरिटी की पार्टी मनाई थी। उन दोनों ने एग्जाम्स के अगले दिन ही डेटिंग शुरू कर दी थी। चेन अभी नियन से बात कर रहा था कि आज रात हम तीनों को डिनर के लिए बाहर कहाँ जाना चाहिए। मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बिल्कुल भी थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। इसके अलावा दादाजी ने कहा है कि आज रात हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे घर पर ही रुकना होगा। अच्छा, तो मेहमान आने वाले हैं, फिर हमारे पास तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा मत कहो, सच में तुम दोनों को मुझे हर जगह साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग नियन ने अपना टैबलेट रख दिया। ठीक है, हाँ, मैं अब जा रहे हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो फोन करना। ठीक है, कोई बात नहीं। हॉस्टल कबाना दे विरानो, मजे करो। मैं रिसेप्शन पर बैठा और अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया। मैंने कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम खोला और रूम 302 के मेहमान की जानकारी चेक की। जैसे ही मैंने गेस्ट रजिस्टर में नाम देखा, मैं एक सेकंड के लिए दंग रह गया। लू रुयन,
ये कैसे मुमकिन है कि इसका नाम बिल्कुल उस लड़की जैसा ही है जिसने कल रात मुझे वेचैट पर ऐड किया था। खैर, मुझे लगता है कि चीजें साफ करने के लिए पूछ लेना ही बेहतर है। तभी फोन बजा। सुनिए, हमारे रूम में टिश्यूज और पानी खत्म हो गया है, क्या आप थोड़े और ला सकते हैं? मैंने रिसेप्शन से टिश्यूज का एक पैकेट और पानी की बोतलें ली। मैं ऊपर गया और रूम 303 के मेहमानों को दे दिया। जब मैं नीचे उतरने ही वाला था तभी रूम 302 का दरवाजा अंदर से खुला। क्या आप मिस लू हैं? वही जिन्होंने मुझे वेचैट पर ऐड किया था। आपको कैसे पता कि मेरा सरनेम लू है? क्या आपको मुझसे किसी बारे में बात करनी थी? उस औरत के चेहरे पर थोड़ी सी असहजता दिखी। बेहतर होगा कि हम चलते चलते बात करें। आप आन जौ की बेटी है और वही लड़की है जिससे बचपन में मेरी सगाई तय हुई थी। मैं कसम खाता हूँ कि ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे भी इसने हैरान कर दिया था। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। हाँ, सच तो ये है कि ये एक बड़ा झटका था, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसी ही चीज है जो मेरे दादा दादी करेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी नहीं चाहती कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए फैसला करें, इसलिए तुम अपने परिवार के साथ चीजें ठीक करो और मैं अपने दादा दादी को अपनी तरफ से संभालूंगा। हमें मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। लू रुयन की नजरें धीरे से मुझ पर टिक गई। मैंने अपनी मम्मी के प्रस्ताव को मना नहीं किया। हमारे दादा दादी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। तुम तो जानते ही हो वे कैसे हैं। उनके खिलाफ जाने से वे और भी जिद्दी हो जाएंगे। इसके अलावा वे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और उनके शरीर अब इस तरह का तनाव झेलने के लायक नहीं है। दोनों के दादा दादी करीब 70 साल के होने वाले हैं। वे उस उम्र में हैं जहां उन्हें अपनी बुढ़ापा शांति से बिताना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी तरह दादा दादी को दुखी नहीं करना चाहते, है ना? मेरी दादी को कमर में दर्द रहता है और जब से वे रिटायर हुए हैं दोनों ने सिर्फ मेरी वजह से मेहनत करना नहीं छोड़ा। सब इसलिए क्योंकि वे मेरे लिए कुछ जायदाद और थोड़ा पैसा छोड़ना चाहते थे। वे बहुत परेशान रहे हैं। तो अब हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और फिर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी कर लें? वैसे भी इस वक्त शादी करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। कितनी पागलपन भरी बात है। आज हमारा आमने सामने मिलने का पहला दिन है और हम यहाँ बैठकर इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या हम भविष्य में शादी करेंगे। तो इन सालों में हम साथ कैसे रहेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे और लू रुयन दोनों के लिए ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना होगा। भले ही हमारे दादा दादी हमारे साथ सख्त हों, लेकिन वे ये हमारे भले के लिए ही करते हैं। मुझे लगता है कि हम भले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह शुरुआत कर सकते हैं और शादी की बात बाद के लिए छोड़ सकते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना और फिर शादी करना। मैंने तो बस पहले शादी और बाद में प्यार वाली बात सुनी थी। हम बस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम प्रेमी हों और कुछ समय के लिए बाहर घूमते हैं। अगर हमें वाकई लगता है कि एक दूसरे का स्वभाव और पसंद झेलना नामुमकिन है, अगर हम सच में एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाते, तो हम अपने परिवारों के साथ ईमानदार रहेंगे। अगर उन्होंने ये बात इतनी जल्दी छेड़ी है तो जरूर हमें सोचने और समझने का समय देने के लिए किया है, वरना वे अभी इसका जिक्र ही नहीं करते। ज्यादा संभावना यही थी कि वे हमारी ग्रेजुएशन तक इंतजार करते और फिर हमें एक ही बार में शादी के लिए मजबूर कर देते। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके खिलाफ जाने के लिए हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि हम वाकई एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये सुनकर लू रुयन को अजीब सी बेचैनी हुई। वैसे भी ग्रेजुएशन में अभी 4 साल बाकी है और अगर हम मास्टर्स करते हैं तो 7 साल हो जाएंगे। हमें एक टीम की तरह काम करना होगा और हर वक्त ये दिखाना होगा कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ताकि जब वो दिन आए। रुको। सबसे पहले तो हम आज ही मिले हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, है ना? हालांकि मुझे नहीं पता कि भविष्य में हम एक दूसरे को नापसंद करेंगे या नहीं। हम निश्चित रूप से इतने खराब बर्ताव के साथ शुरुआत नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरा पहला रिश्ता सिर दर्द बन जाए। बेहतर होगा कि हम दोनों अपने इस रिश्ते को गंभीरता से लें और अगर आगे चलकर हमें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है तो हम खत्म कर देंगे। मैंने उन्हें बड़ी हैरानी से देखा। लेकिन क्या हमारा मकसद अपने परिवारों को ये दिखाना नहीं था कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, ताकि इस अरेंज्ड मैरिज को कैंसिल किया जा सके? ये पहली बार नहीं है जब मुझे प्यार हुआ है। मुझे इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। अगर सच में कोशिश करने के बाद हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो उन्हें एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कहना बहुत देर नहीं होगी। मैंने उसे देखने के लिए नजरें नीचे की। तो मान लेते हैं कि हाँ, अगर हम खुद को एक मौका देते हैं तो हम कब शुरू करेंगे? इसे गंभीरता से लेना बुरा नहीं लगता। आखिरकार ये लड़की काफी सुंदर है
और दिखता है कि वो बहुत क्लासी है। जैसा कि उसने खुद कहा, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं और फिर शादी का देखेंगे। अगर काम नहीं बना तो हम हमेशा पीछे हट सकते हैं और साथ ही अपने परिवारों को एक अच्छी वजह भी दे पाएंगे। ओह, वैसे क्या तुम भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाली हो? किस यूनिवर्सिटी में? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ तो भूल ही जाओ। तुम्हारी तरह मैं भी जिन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में जा रही हूँ। जाहिर है हम अभी प्रेमी बन रहे हैं, तो क्या हमें इसका जश्न मनाने के लिए कुछ खास नहीं करना चाहिए? जैसे कि फूलों के एक सुंदर गुलदस्ते और कैंडल लाइट डिनर के साथ शुरुआत करना। सच तो ये है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मुझे अजीब लगेगा। बेहतर होगा कि हम इसे अभी ऑफिशियल कर दें। ओह हैंडसम, क्या आप फूल खरीदना चाहते हैं? आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं। क्या तुम मुझे ये सारे फूल इस बास्केट के साथ बेचोगी? क्या कहती हो? बिल्कुल, कुल 100 है, कोई मोल भाव नहीं। मैं थोड़ा मुस्कुराया। मैंने उसे 100 दिए। वो अक्सर यहाँ फूल बेचती है। पास का गुलाब का खेत उसके परिवार का ही है। वो एक ऐसी राजकुमारी है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फूल बेचना बस इसलिए है ताकि उसके माता पिता उसे अपनी जीविका कमाना सिखा सके। और अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने उससे फूल क्यों खरीदे? कहते हैं कि प्यार की शुरुआत हमेशा एक रोमांटिक कन्फेशन और फूलों के एक खूबसूरत गुलदस्ते से होनी चाहिए। हालांकि अगर तुम मुझसे इस वक्त इजहार करने को कहोगी तो ये थोड़ा नकली और अजीब लगेगा, लेकिन फूल तो होने ही चाहिए थे, भले ही ये फूल की दुकान की तरह सजे हुए न हो। इनका प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर होना इसकी कमी पूरी कर देता है। उम्मीद है तुम्हें ये छोटा सा तोहफा बुरा नहीं लगा होगा। बिल्कुल नहीं। तो अब से हम ऑफिशियल तौर पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। सिर्फ वही जानती थी कि उसका दिल कितनी तेज धड़क रहा था। हम अभी यहाँ बात करने बैठे थे और थोड़ी ही देर में हमने अपने रिश्ते को फॉर्मल कर दिया। क्या पागलपन है। मुझे डर है कि कोई क्लाइंट रिसेप्शन पर मुझे ढूंढ रहा होगा। मुझे अब वापस जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। लू रुयन खड़ी हुई और हम दोनों एक साथ हॉस्टल की ओर लौट आए, एक के पीछे एक। रिसेप्शन पर पहुंचकर लू रुयन ने याद दिलाया, अचेन, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मत भूलना, ठीक है? लॉन्ग परिवार के आरामदायक लिविंग रूम में उन्होंने लू परिवार की दोनों बहनों का स्वागत किया। जो चीजें वे लाए थे उन्हें मेज पर रख दिया गया। दादी लॉन्ग ने उनके सामने ताजा कटे हुए फल रखे। शुक्रिया दादी। दादी, यहाँ का वाटरमेलन हमारे शहर से कहीं ज्यादा मीठा है और अंगूर भी खट्टे नहीं हैं, जो मैं घर पर खाती हूँ। वे इतने खट्टे होते हैं कि मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं। क्या तुम्हें ये इतने पसंद है? जब तुम जिन सिटी वापस जाओगी तो दादी तुम्हारे लिए कुछ पैक कर देंगी ताकि तुम उन्हें साथ ले जा सको। हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया दादी। हाँ। वापस आने के बाद मैं सीधा किचन में गया। मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से खाना बनाता था और थोड़े ही समय में मैंने कई गर्म डिशेस तैयार कर ली थी। दादा लॉन्ग आखिरी डिश मेज पर लाए और हॉल की तरफ चिल्लाए, अचेन। उसी समय हॉल में मौजूद तीनों लोग भी मेज के पास आ गए। अचेन को बचपन से ही अपने दादाजी के साथ खाना बनाना सीखना पसंद रहा है। चक्कर बताऊं कि क्या ये स्वादिष्ट है। ये लड़का अक्सर खाना नहीं बनाता, बस कभी कभार ही बनाता है। अगर वो अच्छे मूड में हो तो मुझे नहीं पता कि उसकी प्रैक्टिस छूट गई होगी या नहीं। अगर ये बहुत नमकीन या फीका लगे तो कृपया बुरा मत मानना। लू रुयन मेरी ओर मुड़ी। तुमने कौन से बनाए हैं? तुम उन्हें क्यों छुपा रहे हो? लू रुयन ने मुझे एक शरारती मुस्कान के साथ देखा और मेरी खुशी के लिए उसने पहले वही खाना चखा जो मैंने बनाया था। दादा और दादी ने हमें देखा और महसूस किया कि मामला कुछ संदिग्ध है। ये दोनों अचानक इतने घुले मिले क्यों लग रहे हैं? डिनर के बाद दोनों लू बहनें दादा दादी के साथ गप्पे मारने बैठीं। जब मैं बाथरूम से लौटा तो केवल लू रुयन के बगल वाली सीट खाली थी। वह ऐसे हमारे अचेन और रुयन की बचपन से सगाई तय है। क्या तुम्हें पता था? तुम इतनी शांति से रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से नहीं है। हाँ, मुझे पता था। क्या तुम दोनों छिपकर कुछ खिचड़ी पका रहे हो? ऐसा लगता है कि अचेन ने आखिरकार ये सब स्वीकार कर लिया है। मुझे नहीं पता कि लू परिवार की इस बच्ची ने अचेन से ऐसा क्या कहा कि मेरा पोता इतनी शांति से इस बात को मान गया। हमने पहले डेटिंग करने की कोशिश करने का फैसला किया है। फैसला लेने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जानना अच्छा है। अचेन, सितंबर में तुम भी यिन सिटी पढ़ने जा रहे हो। हालांकि मैंने इस लड़की रुयन को बड़े होते नहीं देखा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो एक अच्छी इंसान है। अगर तुम दोनों का झगड़ा हो और वो तुम्हारी गलती से हो तो तुम्हें झुकना सीखना होगा और जरूरत पड़ने पर उसे मनाना होगा। हालांकि इसमें थोड़ी झिझक थी, लेकिन मेरा दिल बहुत गर्म महसूस हुआ इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता। दादाजी दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं चेन के साथ बहुत सीरियस इरादों के साथ डेटिंग कर रही हूँ। जब मैं कुछ करने का फैसला करती हूँ तो उसे अधूरा नहीं छोड़ती। अचानक मुझे लगा
कि ये बच्ची अचानक समझदार हो गई है। दादाजी, दादी, भले ही हम दोनों परिवारों के समझौते को अलग रखते, हम भी चेन का ख्याल रखेंगे। आखिरकार दोनों परिवारों के बड़ों के बीच की गहरी दोस्ती तो है ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे चेन का हमारे सिवा और कोई नहीं है। हमें ये भी डर था कि भविष्य में वो अकेला और बेसहारा न रह जाए। रुयन, तुम हम बूढ़ों को दोष तो नहीं दे रही हो, है ना? मैं आपको दोष नहीं दे रही, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। काफी देर हो रही थी। दोनों लू बहनें अब जा रही थी। लरुयो ने ध्यान दिया कि लू, रुयन और मुझे शायद कुछ बात करनी होगी, इसलिए उसने हमसे कहा, मैं गाड़ी की तरफ चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। बड़ी बहन लू, मैंने अपने माता पिता और दादा दादी से बात की है। चूंकि घर के सभी बड़ों को इस बारे में पता है, इसलिए इस रिश्ते को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुझे पता है, मैंने कभी इसे हल्के में लेने का इरादा नहीं किया। मैं जो फैसला करता हूँ उसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ, इसलिए तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। हम भी दूसरी कपल्स की तरह हाथ पकड़ेंगे और गले मिलेंगे। रुको, 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 मैं समझ गई, अब और कुछ मत कहो। उसने पूरी तरह से लाल होकर मुझे बीच में टोका। ठीक है, ठीक है, भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस न हो, लेकिन मैं कल पैदा नहीं हुई हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि रिलेशनशिप में होना कैसा होता है। खैर, अब गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। लू रुयन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी और उसने शर्माते हुए मुझसे कहा, आज जो लड़कियां मेरे साथ रुकी हैं, वे मेरी सबसे अच्छी सहेलियां हैं। उन्हें जरूर पता चल जाएगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि कल तुम हम सबके साथ खाने के लिए थोड़ा समय निकाल पाओगे? सॉन्ग नियन और चेन फेंग को भी बताना होगा। जब उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया था तो उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टी दी थी, इसलिए अब जब मेरी गर्लफ्रेंड है तो कम से कम मैं उन्हें ट्रीट तो दे ही सकता हूँ। मैंने भी उसे जवाब दिया, क्या ख्याल है अगर तुम भी लू रुयन से मिलो? उसने प्यारी सी पलकें झपकाई और मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे दोस्तों को हमारे साथ डिनर करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? चिंता मत करो, उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। कल तुम लोगों का मिलना बहुत अच्छा रहेगा। परफेक्ट, तो हम कल रात के लिए प्लान करते हैं। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है तो मुझे बताना और मैं टेबल बुक कर लूंगी। अगली सुबह सॉन्ग नियन एक औरत को इनमें लेकर आई। वो औरत सादे और साफ कपड़े पहने हुए थी। अचेन, मैं तुम्हारे लिए किसी को लाई हूँ। सॉन्ग नियन उसे रिसेप्शन तक ले गई। वो मेरी मौसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने 2 साल तक एक लिव स्ट्रीमिंग एजेंसी में काम किया, लेकिन अब वो उस लाइन में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो यहाँ आ गई। वो काम ढूंढने के दौरान थोड़ा घूमना चाहती है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? टैंग एन। नियन ने मुझे यहाँ के टाइमिंग्स और सैलरी के बारे में बता दिया है। मैं सफाई करना और खाना बनाना जानती हूँ। इसके अलावा मैंने 9 साल तक टेक्वांडो की प्रैक्टिस की है। मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है। उसी वक्त अंकली, जो किचन से बाहर आ रहे थे, अचानक रुक गए। उसके ऐसा कहने के बाद हम सब हैरान रह गए। अरे बच्ची, अंकली ने कहा, तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर कोई और काम ढूंढना चाहिए। तुम जो भी करोगी उसमें यकीनन तुम्हें यहाँ इनमें एक मामूली रिसेप्शनिस्ट होने से बेहतर मिलेगा। तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती हो। तुम ऐसी जगह क्यों आए हो? अंकली ने जो कहा वही बात मैं भी सोच रहा था। टैंग एन ने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने हाल ही में कुछ बुरा वक्त देखा है और अब मैं बड़े शहर में काम नहीं करना चाहती। मेरी मौसी ने मुझसे यहाँ आकर अपना माइंड फ्रेश करने को कहा। इस इलाके में थोड़ा घूमने के बाद मैंने तय किया कि मैं रुकना चाहती हूँ। कल मैंने सॉन्ग नियन को कहते सुना कि उन्हें रिसेप्शन पर किसी की जरूरत है और मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सैलरी बहुत ज्यादा ना हो। मुझे पता है कि यहाँ रहना और खाना फ्री है। मेरे लिए इतना काफी है। पहले तुम्हें अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेडिकल चेकअप करवाना होगा। उसके बाद तुम्हारा 3 दिन का ट्रायल होगा। उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम रुकोगी या नहीं। मेरे पास हेल्थ सर्टिफिकेट पहले से है। मैंने इसे पिछले हफ्ते ही बनवाया था। मैं यहाँ आसपास कोई आसान सा काम ढूंढने की सोच रही थी। उसने अपने बैकपैक से अपना आईडी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट निकाला और मुझे दे दिया। मैंने उन्हें लिया और चेक करने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें यहाँ घुमा देता हूँ ताकि तुम जगह से वाकिफ हो सको। फिर मैं तुम्हें सिस्टम इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। तुम्हारा ट्रायल पीरियड आज से ही शुरू होता है। अच्छा, मैं अपने बिगड़े नवाब को ढूंढने जा रही हूँ। 1 मिनट रुको। सुनो, उस रात साथ में डिनर करते हैं, क्या ख्याल है? हम दोनों का क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? हालांकि हम सिर्फ 3 नहीं होंगे, 3 लोग और होंगे। बाद में जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम दोनों को अच्छी तरह समझा दूंगा कि बात क्या है। तुम पहले जाओ। सॉन्ग नियन ने मुझे एक नजर देखा। मुझे लगा कि ये कुछ बुरा नहीं है, इसलिए मैं आराम से चला गया। चलो, मैं पहले तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। अगर तुम्हारे पास आज समय है तो तुम अपना सामान ला सकती हो। मैंने रिसेप्शन से एक पेन लिया
और उसे अचार शीट का एक स्टेपल्ड बंड ले दिया। यहाँ कुछ जरूरी रूल्स लिखे हैं, जब फ्री हो तो उन्हें पढ़ लेना। मैं कमरे में गया और उसे अंदर आने के लिए जगह दी। कमरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खिड़की है जहाँ से हॉस्टल के बाहर सड़क दिखाई देती है। ये तुम्हारा कमरा होगा। पहले यहाँ एक लड़का रहता था, लेकिन मैंने इसे साफ करवा दिया है, इसलिए ये बिल्कुल साफ सुथरा है। तुम्हें बाहर का बाथरूम इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो बहुत दूर नहीं है। ये बहुत अच्छा है, मेरे पहले वाले शेयर्ड अपार्टमेंट से तो बहुत बेहतर है। मैं रिसेप्शन पर वापस जाकर बैठ गया। मैं उसे सिस्टम इस्तेमाल करना सिखा रहा था जब अचानक मुझे सीढ़ियों पर आवाज सुनाई दी। आज मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे चाबियां दो और मुझे अपना प्लान बताओ। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, कितना बचपना है। हाँ, तुम सबसे स्मार्ट हो। लू रुयन बस मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर उसने अपना सिर रिसेप्शन की ओर घुमाया। उन्हें नीचे आते सुनकर मैं भी उन्हें देखने के लिए घूमा। क्या तुम लोग घूमने जा रहे हो? क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? गुड मॉर्निंग बॉस। हम बाहर खाने जा रहे थे। तो ये वो हैंडसम बॉस है जिसके बारे में कल किन नैन्सी ने बात की थी। वो बहुत हैंडसम है। तुम लोग हमारे डाइनिंग रूम में क्यों नहीं खाते? आज का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। तुम जाकर देख सकते हो और फिर फैसला कर सकते हो। मेन्यू हर दिन बदलता है, मंडे से संडे तक। चलो, चूंकि बॉस लॉन्ग कह रहे हैं तो हमें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। फैसला करने से पहले एक नजर देखने में कोई हर्ज नहीं है। लू रुयन तुरंत उनके पीछे नहीं गई, बल्कि काउंटर के पास आई और मुझसे पूछा, तुम इतने व्यस्त क्यों हो? इतनी सुबह काम कर रहे हो? ये नया रिसेप्शनिस्ट है जिसे हमने हायर किया है। मैं उसे काम समझा रहा हूँ। मैंने मुस्कान के साथ अपने कोलीग से उसका परिचय कराया। ठीक है, मैं तुम्हें काम करने देती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। निंग एक्सायो हॉस्टल काफी सिंपल है। हाँ, निंग एक्सायो हॉस्टल, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द काम सीखना होगा। निंग एक्सायो हॉस्टल के बारे में मेरे क्लासेस शुरू होने में बस 1 महीना बाकी है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। कांटेक्ट में रहने के लिए एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, इससे बातचीत करना आसान हो जाएगा। वैसे क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? मैंने खा लिया। ठीक है, निंग बाओ कैबिन, निंग एक्सायो हॉस्टल, निंग बाओ कैबिन। खैर, यहाँ बैठो और निंग एक्सायो हॉस्टल से वाकिफ हो जाओ। तुम्हारी सैलरी आज से ही शुरू होती है। मैं मुड़ा और सीधा डाइनिंग रूम की तरफ गया। बॉस लॉन्ग भी खाने आ रहे हैं, आइए हमारे साथ बैठिए। बिल्कुल, मैं बस 1 सेकंड में आ रहा हूँ। तुम दोनों हमें ऊपर से नीचे तक क्यों देख रहे हो? क्या बात है? लू रुयन ने उन दोनों को घूर कर देखा। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। अब खाओ, घूरना बंद करो। कि नैन्सी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। मुझे ये बहुत फनी लगा, इसलिए मैंने लू रुयन के कान में फुसफुसाया, तुमने उन्हें नहीं बताया? मुझे अभी तक समय नहीं मिला। लू रुयन ने ऊपर देखा और उन दोनों की उलझन भरी और इल्जाम लगाने वाली नजरों का सामना किया। खैर, पहले खाते हैं, बाद में बताऊंगी। हम इस समय यहाँ खाने वाले अकेले क्यों हैं? ज्यादातर टूरिस्ट्स 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, इसलिए सब काफी जल्दी खा लेते हैं। कि नैन्सी ने बहुत उत्साह के साथ कहा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्लान हमें टूरिस्ट्स की भीड़ भाड़ से बचाता है? मैं सच में जीनियस हूँ। मुझे लगता है कि तुम हमें गर्मी से मारना चाहती हो। तुमने कहीं बीच में कोई सुनसान जगह तो नहीं चुन ली, है ना? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? शांत रहो, मैं वादा करती हूँ कि तुम निराश नहीं होगी। मुझे लगा कि लू रुयन मुझे देख रही है। उसकी नजर का पीछा करते हुए मुझे अभी एहसास हुआ। मुझे नहीं पता कि किसने गलती से मुझ पर सूप गिरा दिया। कोई बात नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो। आज हमारा प्लान इतना बिजी नहीं है। हम शाम को 4 या 5 बजे वापस आ सकते हैं। मुझे अपनी पसंद का रेस्टोरेंट भेज देना और मैं पहले टेबल बुक कर लूंगा। जब तुम वापस आओगी तो हम साथ चलेंगे। आज वैलेंटाइंस डे है, हम सेंटर में खाने क्यों नहीं चलते? मैं रोस्ट मीट की एक जगह जानता हूँ जो बहुत अच्छी है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल में जरूर इवेंट्स वगैरह होंगे। बहुत अच्छा माहौल होगा। मुझे यकीन है कि सॉन्ग नियन और चेन फेंग भी सेलिब्रेट करने बाहर जाएंगे। शायद वो उसके साथ सेंटर चली गई है। हम सीधे रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। तुम्हें तो पता ही है, वैलेंटाइंस डे के लिए। ठीक है, मुझे थोड़ी देर में अपने फोन पर उस जगह की डिटेल भेज देना, मैं बुकिंग कर लूंगा। आज बहुत से लोग इस खास दिन पर डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं, इसलिए शायद टेबल मिलना थोड़ा मुश्किल हो। जहाँ बुकिंग करना सबसे आसान हो, हम वही खाएंगे। मैं भी आज थोड़ा व्यस्त रहूंगा, शायद मुझे बुकिंग करने का समय न मिले। और तुम्हारे आज के लिए क्या प्लान्स हैं? मैं अपनी दादी को अपनी बुआ की सास के घर ले जाने वाला हूँ। बेचारी बीमार है, मुझे उसे देखने जाना है। बात करते करते मैंने हाथ बढ़ाया
और काउंटर से कुछ चाबियां उठाई। आज सारे कमरे भरे हुए हैं, शायद यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तुम संभालो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज या कॉल कर देना, कोई बात नहीं। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब बनवाया? मुझे लगता है तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद ही गाड़ी चलाना सीखा होगा। मैंने हाथ मिली चाबियां हिलाई। मैंने जुलाई की शुरुआत में ही इसे बनवा लिया था। मैंने एक बार हाईवे पर भी गाड़ी चलाई है। अंकल सॉन्ग मेरे साथ थे। अभी गांव में गाड़ी चलाना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। खैर, रास्ते में बहुत सावधान रहना। बॉस, क्या तुम हमारे साथ घूमने नहीं चलना चाहते? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज कुछ काम है, मजे करना। मैं मुड़ा और लू रुयन से कहा, तो फिर रात को मिलते हैं। दोनों लड़कियां, जो इस स्थिति से पूरी तरह अनजान थी, फिर से हैरान रह गई। अरे बाप रे, यहाँ तो पक्का कुछ गड़बड़ है। रात को मिलते हैं का क्या मतलब है? ठीक है, मैं वापस आकर तुम्हें मैसेज करूंगा। तो मैं चलता हूँ, बहुत मजे करना। मैंने हाथ हिलाकर सबको अलविदा कहा। मैं पार्किंग से गाड़ी चलाकर बाहर निकला। बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? पहलेगा डी में बैठो। मुझे पता था कि वे मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी, और जाहिर है मेरा इसे छिपाने का कोई इरादा भी नहीं था। गाड़ी में वापस आकर लू रुयन ने उन्हें बताया कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। ऐसा ओयू तो हैरान रह गई। तो तुमने ऐसे ही सिंगल लाइफ छोड़ दी, और वो भी इतने हैंडसम लड़के के लिए? तभी तो मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मतलब कि तुम हमारे पीछे से कुछ खिचड़ी पका रहे हो। तुम कितनी तेज निकली है ना? अगर कॉलेज के उन लड़कों को पता चल गया तो वे फूट फूट कर रोएंगे। मैं आज रात डिनर पर तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम लोग इंतजार नहीं कर सकते। आज वैलेंटाइंस डे है, तुम्हारा साथ में पहला वैलेंटाइंस डे, और तुम उसके साथ सेलिब्रेट करने के बजाय हमारे साथ क्यों? लू रुयन गाड़ी की खिड़की से नजारे देखते हुए सीट पर पीछे की ओर झुक गई। मैं उसके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसके पहले से ही प्लान्स हैं, इसलिए मैंने उससे और नहीं पूछा। इसके अलावा हमारा रिश्ता बहुत अचानक शुरू हुआ है। मुझे इसे समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये सच है, ये तुम्हारा पहला रिश्ता है और तुम्हें ज्यादा तजुर्बा नहीं है। बस हालात के साथ चलो। रिश्ते में होने के लिए किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक अच्छे रवैये की जरूरत है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा बर्ताव करना है। हाँ, मुझे पता है, मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। क्या मैं तुम्हें कुछ सलाह दूं? कि नैन्सी ने ओयू की जिद का मजाक उड़ाया। हाँ, तुम्हारे दोनों रिश्ते कितने खराब तरीके से खत्म हुए, और तुम अब भी चाहती हो कि रुयन तुम्हारी बात माने? बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। और इसमें बुराई क्या है? आखिर मुझे ही छोड़ दिया गया। हम सिर्फ इसलिए अलग हुए क्योंकि समय सही नहीं था, इसलिए नहीं कि मुझ में कोई कमी है। मेरा सपनों का राजकुमार पक्का कहीं मेरा इंतजार कर रहा है। तुम लोग अपने पार्टनर्स के साथ लगे रहो। तुम लोग रिलेशनशिप में आते हो और पूरी तरह से गायब हो जाते हो। वैसे भी मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। मैं अभी दुनिया घूमने की प्लानिंग कर रही हूँ। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। दूसरी तरफ जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में पहुंचा, मुझे चेन फेंग का कॉल आया। नियन ने मुझे बताया कि तुम हमें डिनर पर बुलाना चाहते हो, कि तुम्हें हमसे कुछ कहना है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हुआ? सब ठीक है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे पता था कि तुम परेशान होगे। असल में मैं तुम्हें बताने के लिए कॉल करने ही वाला था। मैंने उसे पूरी बात समझाने में कुछ मिनट्स लिए। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई और अचानक उसने पूरी तरह हैरान होकर पूछा, अचेन, क्या तुमने सच में उसकी बात मान ली? हाँ, बचपन में मैं कैपिटल में लू परिवार से मिलने गया था और उनके बड़ों ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वे ऐसे लोग हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर लू रुयन उस परिवार में पली बढ़ी है तो वो भी बुरी इंसान नहीं हो सकती। उसी वक्त मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। तुम्हें वो बारबेक्यू रेस्टोरेंट याद है जहाँ कम से कम 2 घंटे की लाइन लगती है? रुयन को बुकिंग मिल गई। हम वही खाने जा रहे हैं। सच में वो बुकिंग करने में कामयाब रही। वाह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कमाल की है। खैर, हम अभी सेंटर में हैं, यहाँ नियन के अपार्टमेंट के पास। क्या तुम आकर साथ में समय बिताना चाहते हो? नहीं, बेहतर होगा कि मैं ना आऊँ। मैं तुम्हारी डेट खराब नहीं करूंगा। मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मैंने तुरंत कॉल काट दिया। इस बीच सॉन्ग नियन फोन को डिस्कनेक्टेड देखकर सोच में पड़ गई। कितना अजीब है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये उनका एक साथ पहला वैलेंटाइंस डे है तो उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना होगा। जब हमने डेटिंग शुरू की थी तो तुमने भी मुझे 2 दिनों तक अवॉइड किया था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये अजीब महसूस न करने के लिए था? शांत हो जाओ, वे अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। शाम 4 बजे के बाद मुझे लू रुयन का मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि वे शहर वापस आ रहे हैं, कि वे 5 बजे से पहले इन पहुंच जाएंगे
और उसने मुझे वहाँ मिलने के लिए कहा। जब मैं वापस आया और हॉस्टल के एंट्रेंस पर गाड़ी पार्क की तो मैंने देखा कि आज सुबह वाली वो बड़ी जी क्लास SUV पहले से ही अपनी जगह पर खड़ी थी। टैंग एंड रिसेप्शन के फ्लोर पर पोंछा लगा रही थी। मुझे वापस आते देख उसने मुझसे कहा, आज सुबह एक गेस्ट ने अपना रूम खाली किया और ऐसा ओयू नाम की वो लड़की उस रूम में शिफ्ट हो गई। मैंने बस सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ गया। मैंने रूम 302 का दरवाजा खटखटाया। लू रुयन ऐसा लग रहा था कि अभी नहा कर आई है। मैं बस 1 सेकंड में अपने बाल सुखा लूंगी। प्लीज अंदर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या मैं तुम्हें दे सकती हूँ? बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं देख सकती। लू रुयन मुझे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गई। उसका कमरा बिल्कुल साफ था। मेज पर काले गुलाबों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता और 2 गिफ्ट बॉक्स रखे थे। लू रुयन ने पहले गुलदस्ता उठाया। आज QIXI फेस्टिवल है, मुझे तभी पता चला जब तुमने इसका जिक्र किया। पहले मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ बाहर नहीं जाऊंगी। मैं ये खास दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हारे कुछ और प्लान्स होंगे और शायद हमारे लिए इतनी जल्दी अकेले इतना समय बिताना ठीक न हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने ये फूल खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद आए। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मुझे इतना बड़ा गुलदस्ता मिला है। ये एक शर्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए मॉल से चुनी है। हालांकि आज सुबह तुमने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि मैंने गलती से तुम पर सॉस गिरा दी थी। मुझे अभी भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारी हाइट के हिसाब से साइज खरीदा है, इसलिए ये तुम्हें फिट आनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम मेरे लिए कपड़े खरीदने की परेशानी क्यों उठा रही हो? इसके अलावा ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मेरे लिए कपड़े खरीदे हैं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद सकती हूँ, भले ही तुम गुस्सा न हो। इसे QIXI के तोहफे के तौर पर ले लो। मैंने देखा कि वो दूसरा बॉक्स उठाने के लिए आगे बढ़ रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा। सच कहूँ तो मुझे पता था कि आज QIXI है, क्योंकि चेन फेंग ने कुछ दिन पहले इसका जिक्र किया था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार परसों तक इस तरह की तारीखों का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ये कहने पर कि आज QIXI है, वो मेरे लिए तोहफे लाने का इतना प्यारा काम करेगी, जबकि मैं बेवकूफों की तरह सोच रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम थोड़ी देर में मॉल जाएंगे तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीदोगे? ये हमारा एक साथ पहला QIXI है। एक छोटा सा तोहफा मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। सिर्फ लेना और बदले में कुछ न देना मुझे बहुत बुरा महसूस कराएगा। और इसके अंदर क्या है, इसे खोलो और खुद ही देख लो। जब तक मैं अपने बाल सुखाती हूँ तब तक तुम इसे देख लो। वो मुड़ी और बाथरूम चली गई। मैं मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। मैंने गिफ्ट बॉक्स खोला और अंदर मेरी हैरानी के लिए एक कप था। मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन जब मैंने बॉक्स पर ब्रांड देखा तो मैं हैरानी से मुंह खोले रह गया। लेकिन तुमने तो इतना महंगा कप खरीदा है, मैं तो इसे बाहर ले जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा। अगर ये खो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। लू रुयन ने बहुत जल्दी अपने बाल सुखाए और वापस आ गई। मैंने ऊपर देखा, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। क्या तुम्हें कप पसंद आया? मुझे ये बहुत पसंद है, बस ये बहुत महंगा होगा, है ना? तो मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। अगर इस पर कोई खरोंच भी आ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। ये QIXI का तोहफा था जो लू रुयन ने मेरे लिए खरीदा था। अगर मैंने इसे नहीं लिया तो पक्का उसे बुरा लगेगा। बेहतर होगा कि मैं बाद में उसके लिए कोई शानदार तोहफा खरीदूं। चलो अब हम जा सकते हैं। हमने दरवाजा बंद किया और बाहर कॉरिडोर में आ गए। हम किन नैन्सी और ऐसा ओयू के पास से गुजरे जो बस बाहर जाने ही वाले थे। लू रुयन और मुझे कमरे से बाहर आते देख मैंने शिष्टाचार के नाते उन्हें हेलो कहा। आज का दिन कैसा रहा? कि नैन्सी थोड़ी दोषी लग रही थी। ऐसा ओयू ने उसे घूर कर देखा और फिर बोली, इसका जिक्र भी मत करो। उसने जो प्लान बनाया था वो बिल्कुल भी टूरिस्ट राउट नहीं था। और हाँ, जाहिर है वहाँ कोई नहीं था, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल अलग थी जो हमने इंटरनेट पर देखा था। आखिर में हम अचानक बीच पर चले गए। समुद्र बहुत खूबसूरत है और सी फूड भी बहुत स्वादिष्ट है। होटल के रिसेप्शन पर गेस्ट्स के लिए स्पेशल टूरिस्ट गाइड है। ब्रोशर्स में बहुत मजेदार जगहें हैं जो बिल्कुल भी धोखा नहीं है। उनमें कई रेस्टोरेंट्स और दूसरी जगहों के रेकमेंडेशंस भी शामिल है। इसके अलावा वे ट्रांसपोर्ट के तरीके और बाहर जाने का सबसे अच्छा समय भी बताते हैं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम जाकर एक कॉपी ले सकते हो। सच में क्या कुछ इतना अच्छा है? अगर मुझे पहले पता होता तो हम किन नैन्सी के साथ नहीं जाते। मुझे यकीन है कि तुम्हारा कल का प्लान भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ब्रोशर ने तुम्हारी जान बचा ली। तो मैंने अपना गाइड बेकार ही बनाया। बेहतर होगा कि हम ब्रोशर का इस्तेमाल करें। हम समय बचाएंगे और बहुत मजे करेंगे।
लड़के एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। मैंने रिसेप्शन पर टैंग एन को बताया कि वो अपने समय पर खाने के लिए जा सकती है, उसे बस रात को फोन का ध्यान रखना है। और फिर हम गाड़ी की ओर चल दिए कि नैन्सी और ऐसा ओयू सीधे पीछे बैठ गए। मैंने बहुत स्वाभाविक रूप से पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया। 0। फिर हम मॉल की ओर चल पड़े। -20 डिग्री। हम पहुंच गए। सॉन्ग नियन और चेन फेंग दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। वे दोनों भी डेटिंग कर रहे हैं और ये लू रुयन है, मेरी गर्लफ्रेंड किन नैन्सी और ऐसा ओयू, रुयन की दोस्त। नियन, तुम्हें उन्हें पहले से ही जानना चाहिए। आखिरकार मैंने ही उनका रजिस्ट्रेशन किया था। मैं उन्हें पहले से जानती हूँ और तीनों ही बहुत खूबसूरत है। सॉन्ग नियन का हाथ उसकी कमर पर गया और उसने उसे धीरे से चिकोटी काटी। तुम तो गए, चेन फेंग। हम सब बहुत रिलैक्स्ड और खुशहाल माहौल में डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद चेन फेंग ने नियन को गले लगाया और हमसे कहा, अचेन, हम जा रहे हैं। जब तुम फ्री हो जाओ तो जल्दी वापस आ जाना। हमने जो देखा है उससे हम दोनों पर उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी सुंदर होगी। वो हमारे अचेन के साथ परफेक्ट जोड़ी बनाती है ना? अच्छा, अब तुम जाओ। मैं भी उसके लिए तोहफा खरीदने के बाद वापस आ जाऊंगा। हम गांव वापस जा रहे हैं। मेरी गाड़ी में आ जाओ, या बेहतर होगा कि हम रुयन और अचेन के खत्म होने का इंतजार करें और हम सब एक साथ वापस जाएं। जरूरत नहीं है, हम टैक्सी कर लेंगे। तुम लोग जाओ। ठीक है, हम पहले जा रहे हैं। चलो चलते हैं। हमें उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए। आराम से घूमो, हम जा रहे हैं। इस वक्त पक्का टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि तुम गाड़ी ले जाओ। लू रुयन ने गाड़ी की चाबियां उसे दे दी। मेरा बड़ा भाई पास ही है तो मैं उसे हमारे लिए गाड़ी भेजने को कह दूंगी। किन नैन्सी ने बिना कुछ कहे उन्हें ले लिया। जब वे दोनों भी चले गए तो मैंने आखिरकार लू रुयन की ओर देखा। तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? तुम जो भी चुनो वो मुझे ठीक लगेगा। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। मैं बस एक स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहा था और मैंने ध्यान दिया कि तुम्हारा फोन उसी ब्रांड का है जो मेरा है। हाल ही में इस ब्रांड ने कपल्स के लिए एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? मैंने सुना है कि इस वॉच का डिजाइन बहुत कमाल का है। मुझे लगता है कि क्या लू रुयन को ये पसंद आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों शॉप में गए और घूमे। ये वाला, ऐसा लगता है कि ये ब्लू और पिंक रंग में भी आता है। ये लेटेस्ट मॉडल है। इस वॉच में कपल्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ऐप भी है, तो तुम इमोशन शेयर करके अपना डेटा सिंक कर सकते हो। क्या आप हमें वो ब्लू और पिंक वाला पेयर दे सकते हैं प्लीज? मैं उन्हें ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने रुयन की कलाई पर दोनों घड़ियां रखी। कौन सा बेहतर लग रहा है? तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है? दोनों बहुत सुंदर है। तुम जो भी चुनोगे मुझे पसंद आएगा। हमें ब्लैक और पर्पल वाला पेयर चाहिए। अभी लाता हूँ सर। तो मैं नए वाले लेकर आता हूँ। मैंने लड़की के लाल होते गालों पर ध्यान नहीं दिया। एम्प्लॉय जल्दी से 2 नए बॉक्स लेकर वापस आया। मैंने लू रुयन के हाथों से बैग ले लिया। शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। ये पहली बार है जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई तोहफा चुना है। मुझे लगता है कि ये बहुत खास बात है। जब हम वापस आए तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने अपना सामान लिया और गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हो गया। अचेन, लू रुयन ने मुझे रोकने के लिए पुकारा। क्या हुआ? क्या तुम कल फ्री हो? मैं चाहती हूँ कि हम साथ घूमने चले। मेरा मतलब है कि सिर्फ हम दोनों ही जाए। उसे लग रहा था कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मैं एक पहाड़ के बारे में जानता हूँ जहाँ बहुत खूबसूरत नजारे हैं। हम कार्स चला सकते हैं और चोटी से दूर तक समुद्र देखा जा सकता है। हमारी नजरें मिली। रुयन के गाल थोड़े लाल थे। तुम जो भी तय करो, मैं कल सुबह तुम्हें पिक कर लूंगा। जल्दी निकलना होगा, हमें 5 बजे निकलना है। ठीक है। अगली सुबह मुझे कॉल की आवाज से जगाया गया। मैं मुड़ा। स्क्रीन देखने के लिए मैंने फोन उठाया। हेलो। ओह, मुझे माफ करना, मैं सो गया था। मैं अपना मुंह धोता हूँ, कपड़े बदलता हूँ और वहाँ आता हूँ। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूँ। मुझे तुम्हारे दादा दादी को जगाने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने डोरबेल बजाने की हिम्मत नहीं की। हाँ, बिल्कुल। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मुझे 1 सेकंड दो। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? ऐसा कहा जा सकता है कि ये हमारी पहली असली डेट है, इसलिए मैं जानबूझकर थोड़ा जल्दी उठ गई। क्या बात कर रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उठी, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई। वो मेरे पीछे पीछे घर में आ गई। मैंने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर लिविंग रूम में बैठो, मैं मुंह धोकर कपड़े बदल लेता हूँ। मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। लू रुयन ने मुझे साफ और अच्छे कपड़ों में बाहर आते देखा। क्या तुम्हें कुछ और ले जाना है? मैं इसे अपने बैग में रख सकती हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास और कुछ नहीं है। चलो चलते हैं। लू रुयन और मैं एक दूसरे के बगल में खड़े होकर जूते बदल रहे थे। तब जाकर मैंने ध्यान दिया कि हम दोनों की चप्पलें एक जैसी लग रही थी। सुनो,
ऐसा लगता है कि हमारी चप्पलें बिल्कुल एक जैसी हैं, बस एक ब्लू है और दूसरी पिंक है। क्या तुमने इन्हें खरीदा था? मैं मुस्कुराया और उसे जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें मेरी दादी ने खरीदा था। उन्होंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया था। उन्होंने कहा कि चूंकि तुम इतने दिनों तक यहाँ रहने वाली हो तो शायद तुम मिलने आओगी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक पेड़ तैयार किया है। सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा था, काफी ताजा था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला मुझे ठंड लगी। मैं एक हल्की जैकेट लाना भूल गया। खैर कोई बात नहीं, मैं वापस ऊपर नहीं जाना चाहता। वैसे भी दोपहर में गर्मी होगी। मेरा स्कार्फ गाड़ी में है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पहना दूंगी ताकि तुम गर्म रह सको। और तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों वापस गाड़ी में आ गए। लू रुयन ने पीछे की सीट से एक सफेद स्कार्फ लिया और मुझे दे दिया। इसे पहन लो, यहाँ गाड़ी में भी ठंड लग रही है। मैंने उसका प्यारा सा जेस्चर मना नहीं किया। जब मैंने खुद को उसमें लपेटा तो उसकी मीठी खुशबू ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। ये बहुत अच्छी खुशबू थी। लू रुयन ने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। हम कहाँ जा रहे हैं? जीपीएस में मेरी मदद करो। मैंने मैप्स ऐप में एड्रेस डाला और उसे वापस कर दिया। जब उसने इसे लिया तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से धीरे से छुई। ये सिर्फ एक पल का स्पर्श था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट मुझ में दौड़ गया हो। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने थोड़ी घबराहट के साथ अपना हाथ वापस खींच लिया। लू रुयन ने फोन को स्टैंड पर रखा, मेरी तरफ मुड़ी और पूछा, और क्या हम हाथ पकड़कर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहो मेरा हाथ पकड़ सकती हो। क्या हुआ? क्या तुम शर्मा रही हो? मैं लू रुयन ने नखरे करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं काटता नहीं हूँ। तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैंने प्यार से उसके बाल सहलाए। मुझे अचानक लगा कि लू रुयन बहुत प्यारी है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लड़की ने मुंह बनाते हुए मुझसे पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बात यह है कि हाथ पकड़ने के लिए परमिशन कौन मांगता है? लू रुयन ने बात करते हुए अपनी सीट बेल्ट बांध ली। मुझे डर था कि तुम तैयार नहीं होगे। थोड़ी देर बाद हम टूरिस्ट एरिया के बाहर पार्किंग में पहुंचे। जिस पहाड़ के बारे में मैंने बात की थी, असल में वो सिर्फ एक पहाड़ी थी जो बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उस समय तक काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। आसमान गुलाबी और बैंगनी रंग से रंगा हुआ था, जो हरी पहाड़ियों के साथ एक शानदार नजारा बना रहा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और हल्की हवा ने मेरे बाल बिखेर दिए। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि लू रुयन अपना कैमरा पकड़े मेरी तस्वीरें ले रही थी। मैंने उसका साथ दिया। मैं मुस्कुराया और पीस साइन बनाते हुए पोज दिया। क्या तुम मेरी तस्वीरें ले रही हो? क्या बात है? क्या मैं बहुत खराब लग रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। लू रुयन ने कैमरा पकड़ा और मुझे दे दिया। वाह, तुम बहुत अच्छी तस्वीरें लेती हो। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। लू रुयन मुस्कुराई और मेरा गाल खींचने के लिए हाथ उठाया। लगता है मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी फोटोग्राफी स्किल्स पसंद आई। मैंने अपने बाल ठीक करते हुए बेवकूफों की तरह हंसा। अचानक उसने कैमरा उठाया और मेरी एक और फोटो ली। मैं सुन्न रह गया। तुम्हें बिना बताए मेरी तस्वीरें लेना इतना पसंद है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम क्यूट लग रहे थे तो मैंने बिना सोचे ले ली। मुझे लगा जैसे मेरे कान तुरंत लाल हो गए। मैं रोबोट की तरह बेहद अजीब तरीके से एंट्रेंस की ओर चला। चलो, आगे का नजारा और भी बेहतरीन है। चूंकि पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं थी, इसलिए चोटी पर पहुंचने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर भी ऊपर से नजारा बहुत खूबसूरत था। मुझे तुम्हारी भी एक फोटो लेने दो। बेहतर होगा कि तुम वहां आगे खड़े हो जाओ। लू रुयन ने मुझे देने के लिए अपना कैमरा उतारा। मैं आगे चला और लेंस के जरिए उसे देखा। मेरा दिल धड़कने लगा। वो रोशनी में नहाकर खड़ी थी, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन साथ ही एक शानदार और निडर खूबसूरती के साथ। सिर्फ ये सोचकर कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कैमरा के फ्रेम से बाहर आकर मेरे पास आई। क्या हुआ? तुम खो गए क्या? तुम सीधे मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? मैंने जल्दी से कैमरा से नजरें हटाई और लू रुयन को देखा। न, इतना मत सोचो, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं रहा था। हाँ, तुम सच में मुझे नहीं देख रहे थे। अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे नहीं देख रहा था तो वो किसे देख रहा था? अरे अब मुझे मत चिढ़ाओ, मुझे पता चल गया है। लू रुयन बस मुझे चिढ़ा रही है। उसे अच्छी तरह पता है कि मैं अभी अभी ली गई तस्वीरें देख रहा हूँ, और फिर भी उसे सीधे बोलना ही है। इस वक्त बहुत से लोग तस्वीरें ले रहे थे। लू रुयन एक लड़की के पास गई। हाय दोस्त, क्या तुम मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की एक फोटो ले सकती हो? लड़की ने बड़ी खुशी से कैमरा ले लिया। ये जगह बहुत खूबसूरत है। आखिरकार ये हमारी पहली बार है जब हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे पास एक साथ वाली फोटो तो होनी चाहिए।
फिर उसने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैं अभी भी उसे देखने के लिए सिर घुमा रहा था और लड़की ने हमें उसी पल कैप्चर कर लिया। और फिर जब मैंने कैमरा की तरफ सिर घुमाया तो उसने एक और अचानक फोटो ले ली। लू रुयन ने मेरे कान में फुसफुसाया, सिर घुमाओ और मुझे देखो। मैंने सिर घुमाया और देखा कि लू रुयन मुस्कान के साथ मेरी ओर देख रही थी। हमारी फोटो ली जा रही है। मैं थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, मैंने अपना हाथ उठाया और उसके कंधों के चारों ओर डाला और हमने साथ में कैमरा की ओर देखा। कितने प्यारे हो तुम दोनों दोस्त, तुम दोनों से प्यार बरस रहा है। शुक्रिया, मेरा तो इतनी मिठास से दांत दुखने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हें, बाद में मिलते हैं। लू रुयन ने एक हाथ से कैमरा लिया। जब वापस जाओगे तो आज की फोटोज भेज देना। ठीक है। लू रुयन ने कैमरा रख लिया और फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने कुछ और देर नजारों का आनंद लिया और फिर पहाड़ से उतरे। हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा। बैठने के बाद मैंने पूछा, कितने दिन? लू रुयन ने एक एक्सायो लॉन्ग बाओ उठाया, विनेगर में डुबोया और खा लिया। आने से पहले प्लान था कि एक हफ्ते रुकेंगे। अभी के लिए मैंने तय किया है कि 10 तारीख को अपनी बड़ी बहन के साथ वापस जाऊंगी। हम दोनों खिड़की के पास बैठकर खाना खाते हुए नजारों का मजा ले रहे थे। कल मैं अपने दादा दादी के साथ हाइचिंग जाऊंगा। कुछ दिन अपनी बुआ के घर रहूंगा। इसलिए जब कल रात बुआ ने मुझे कॉल किया तो हमने कंफर्म कर लिया कि कल हम हाइचिंग के लिए निकल रहे हैं और जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक तुम शायद वापस जा चुकी होगी, है ना? लू रुयन थोड़ी रुकी, टिश्यू निकाला, अपना मुंह पोंछा और पूछा, तुम इंशी कब जाने की प्लानिंग कर रहे हो? मैंने एक पल सोचा। न्यू स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर को है, इसलिए मैं एक तारीख को जाने का प्लान बना रहा हूँ। अभी अभी हमने अपनी फीलिंग्स बताई है और हमें कुछ समय के लिए अलग होना पड़ रहा है। लू रुयन ने अपने चॉपस्टिक से बार बार एक्सायो लॉन्ग बाओ को कुरेदना शुरू कर दिया। हताशा इतनी थी कि उसने एक लंबी आह भरी। खैर, मुझे लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। जब हम गेस्ट हाउस वापस पहुंचे, लू रुयन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कल से हम एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। उसे इतना उदास देखकर मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या तुम एक गले मिलना चाहते हो? अगली बार जब हम मिलेंगे तो क्लासेस शुरू होने पर मिलेंगे। मैंने अपनी बाहें फैलाई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने शर्माते हुए सिर हिलाया, मेरी बाहों में सिमटी हुई। क्लासेस शुरू होने पर मिलते हैं। समय पंख लगाकर उड़ गया। जब छुट्टियों के सिर्फ 2 दिन बचे थे, मैं यू चेंग वापस लौटा, स्कूल शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले। जब से मैं लू रुयन से अलग हुआ, हम पूरे समय कांटेक्ट में रहे, कॉल्स हो या मैसेजेस। हम एक दूसरे को दिन भर की मजेदार बातें बताते या स्वादिष्ट खाने की फोटोज भेजते। धीरे धीरे लू रुयन मुझे हमेशा वो मैसेज भेजने लगी कि मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन है, और फिर हम वीडियो कॉल पर चले जाते। कभी कभी हम 1-2 घंटे बात करते रहते। कल आखिरकार मैं यिन सिटी के लिए फ्लाइट ले रहा हूँ। लू रुयन ने मुझसे कहा कि वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएगी और आन जॉ ने भी मुझे मैसेज भेजा। उन्होंने मुझे कल उनके घर आने का न्योता दिया। मैंने ढेर सारे तोहफे तैयार किए हैं और सच कहूँ तो मुझे रुयन को देखने का बहुत मन है। अभी मैं यूनिवर्सिटी के लिए अपना सामान पैक कर रहा हूँ। अचेन, मेरे बच्चे, ये तुम्हारे दादाजी और मैंने तुम्हारी ट्यूशन और खर्चों के लिए तैयार किया है। लो, इसे अच्छे से रख लो। जब घर से दूर हो तो अपने ऊपर कंजूसी मत करना, समझे? जो खाने का मन हो वो खाना। यहाँ 4 साल की ट्यूशन और तुम्हारे खर्चों का पैसा है, इसका ख्याल रखना। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया और मैंने इसे नहीं लिया। दादा दादी, आप मुझे एक साथ इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं? जब से मैंने इन संभाला है उसकी सारी कमाई मेरे कार्ड में जमा है। इसके अलावा जब मैं अपनी बड़ी बुआ के घर गया था तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अच्छा खासा इनाम दिया था, और अगर इसमें बचपन से जमा किए हुए न्यू ईयर के पैसे भी जोड़ ले तो वो सब मैंने ही मैनेज किया है। इसलिए सच कहूँ तो मेरे पास काफी पैसा है। दादी लॉन्ग ने हाथ में देने की जिद नहीं की, बल्कि सीधे उसके बैकपैक में डाल दिया। घर से दूर रहते हुए पास में पैसा रखने से तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हारे दादाजी और मेरी पेंशन आती है और हम लगभग कुछ खर्च नहीं करते, लेकिन तुम कैपिटल जा रहे हो, वहाँ तुम्हें बहुत सी चीजों पर खर्च करना होगा। इसके अलावा सोचो कि रुयन कैपिटल में पली बढ़ी है और उसके परिवार की कंपनी बहुत बड़ी है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो एक अलग ही दुनिया में रहती है। हमें चिंता है क्या? दादाजी, दादी, मैंने दादी को बीच में टोका। आपको किस बात की चिंता है? मैंने एक हाथ से दादाजी का हाथ और दूसरे हाथ से दादी का हाथ पकड़ा। मैं उनके साथ बिस्तर पर बैठ गया। अगर मैं उनके सोशल सर्कल में फिट नहीं हुआ तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, और अगर उसके दोस्त मुझे सिर्फ इसलिए अलग करते हैं कि मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, या अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आता तो मैं भी उन्हें अपना दोस्त नहीं मानूंगा। इतना सीधा है। इसके अलावा
आप किन नैन्सी और ऐसा ओयू को तो जानते हैं, है ना? वे भी बहुत अमीर परिवारों से आती है और बहुत अच्छे इंसान है। और भले ही मैंने रुयन के साथ इतना ज्यादा समय नहीं बिताया है, लेकिन दूर से ही पता चलता है कि उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। मुझे यकीन है कि उसके दोस्त भी अच्छे इंसान होंगे। दादी लॉन्ग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन सोचा जाए तो हमारा परिवार भी पीछे नहीं है। तुम जो भी करना चाहो पूरी हिम्मत के साथ करो। तुम्हारे दादाजी और मैं तुम्हारा 100% सपोर्ट करेंगे। दादा दादी, आप चिंता मत करो, मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगा और जैसे ही अक्टूबर की छुट्टियां आएंगी मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगा। आपको भी अपना बहुत ख्याल रखना है, समझे? हम तो अभी भी मजबूत है, हमारी चिंता मत करो। जब हम तीनों कमरे में बातें कर रहे थे, बाहर डोरबेल बजी। मैं खोलता हूँ। मैं जल्दी से उठा, कमरे से बाहर आया और दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, अंकल सॉन्ग और आंटी फैंग थे जो सॉन्ग नियन के साथ आए थे। अंकल सॉन्ग, आंटी फैंग, अंदर आइए, अंदर आइए। तीनों ढेर सारे तोहफे लिए हुए आए थे। इतने में मेरे दादा दादी भी मेरे कमरे से बाहर आ गए। सन जूंची दादा दादी के मुंहबोले बेटे हैं और नियन उनकी इकलौती बेटी है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चे जैसा माना है। जब से मेरे पापा गुजर गए और मेरी माँ चली गई, उन्होंने मुझे और ज्यादा लाड प्यार दिया है। अगर आने ही वाले थे तो इतना सामान क्यों खरीदा? अरे बहुत ज्यादा हो गया। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? बहू, गॉड मदर कल चेन कैपिटल जा रहा है, हम उसके लिए ये छोटे से तोहफे लाए हैं। दादी लॉन्ग बहुत प्यार से मुस्कुराई। तुम लोग उसका बहुत ख्याल रखते हो। आंटी फैंग मेरे पास आई और मेरे बाल ठीक किए। अब से हमारे चेन के सारे कपड़े और जूते खरीदने की जिम्मेदारी मेरी है। आंटी फैंग, मेरे पास काफी कपड़े हैं, इतना खर्च मत कीजिए। कल चेन की फ्लाइट सुबह 8 कुछ मिनट पर है ना? हाँ, 8:10 पर। तो कल मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आता हूँ। मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं है। मम्मी, मेरा पहले से चेन के साथ तय है, हम दोनों उसे ले जाएंगे। आप आराम से घर पर रहिए। ठीक है, तुम दोनों ले जाओ। ये भी ठीक है। आंटी फैंग जानती थी कि हम तीनों साथ बड़े हुए हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। बड़ों से कुछ देर बात करने के बाद सॉन्ग नियन ने अपना फोन देखा। चेन फेंग का मैसेज था। हम तीनों ने पहले से आज साथ में खाने की प्लानिंग की हुई थी। हमने बड़ों को बताया और हम दोनों बाहर निकल गए। तुम ऊपर क्यों नहीं आए? अंकल सॉन्ग और आंटी फैंग के सामने मुझे थोड़ी शर्म आती है। तुम्हें पता है ना? तुम्हें शर्म किस बात की? क्या मेरी मम्मी ने तुम्हें हमेशा अपने दामाद जैसा नहीं माना? ऐसा कहते हुए सॉन्ग नियन ने उसके होठों पर एक किस कर दिया। मैंने अपनी आंखें ढक ली। अरे तुम दोनों जरा सी बात पर किस करने लग जाते हो। मैं अभी तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ, तुम्हें पता है ना? थोड़ा तो छिपाने की कोशिश करो, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल है। क्या तुम दोनों ने कभी किस नहीं किया? ना, हमें इतनी क्लोजनेस नहीं है। तुम दोनों जैसी नहीं, जो बचपन से एक ही पालने में सोते थे। मुझे लग रहा था कि लू रुयन के साथ मेरा रिश्ता काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों तो मेरी सारी कल्पनाओं से भी आगे हैं। चेन फेंग समझ गया कि मुझे बहुत शर्म आई थी, इसलिए उसने मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया। चेन कैपिटल में अपना बहुत ध्यान रखना, समझे? जब भी हमारे पास समय होगा हम तुमसे मिलने आएंगे और तुम हमें पूरा शहर घुमाना। मैंने सिर हिलाया। तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। जब तुम लोग वहाँ आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। चलो, डील पक्की। अगले दिन सुबह सॉन्ग नियन और चेन फेंग ने मिलकर मुझे कार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। जब तुम वहाँ पहुँचो तो तुम नए दोस्त बना पाओगे। अगर कुछ हो तो किसी भी समय हमें कॉल करना। तुम दूर हो इसलिए शर्म वर्म की बातें मत करना। अरे बस, तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो जबकि हम पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं? मैंने उनके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। मत चिंता करो, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं वादा करता हूँ। जब तक स्पीकर्स ने बोर्डिंग के लिए बुलाना शुरू नहीं किया तब तक मैं सिक्योरिटी चेक से नहीं गया। प्लेन में चढ़ने से ठीक पहले लू रुयन ने मुझे मैसेज भेजा। क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच गए? उसका मैसेज देखकर मेरे चेहरे पर बिना चाहे एक बेवकूफ सी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं यहाँ वेटिंग एरिया में बैठा हूँ। जिनबे एयरपोर्ट के डोमेस्टिक अराइवल्स एग्जिट पर लू रुयन वहाँ खड़ी मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही थी। बहुत सारे लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन लू रुयन ने मुझे एक ही नजर में पहचान लिया। चूंकि मैं काफी लंबा हूँ और सच कहूँ तो मैं काफी ध्यान खींचता हूँ, भीड़ में मुझे पहचानना बहुत आसान है। लू रुयन हाथ उठाकर मुझे हेलो कहने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि मैं एक लड़की के साथ आ रहा हूँ और हम दोनों हंसते बोलते आ रहे थे। ये तो कमाल है, पेई मोमो लॉन्ग चेन के साथ आई है। तो फिर मुझे उसे लेने किस लिए बुलाया? मैं तो थर्ड व्हील बनने वाली नहीं हूँ। दोस्त, लू रुयन ने उत्सुकता से सिर झुकाया। क्या तुम उन्हें जानते हो? और बात यह है कि वे दोनों भीड़ में बहुत अलग दिख रहे थे। हाँ,
बिल्कुल, दोनों हाई स्कूल में मेरे क्लास में थे। मैं उस लड़की को लेने आई हूँ और वो लड़का हमारी पूरी क्लास में सबसे हैंडसम था और ऐसा होता है कि वो उसके पीछे पड़ी है। ओह, उसकी सहेली ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ कहा। ग्रेजुएशन से पहले उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कहे, लेकिन अब जब वे यूनिवर्सिटी में हैं, तो आखिरकार वे बिना छिपे साथ रह सकते हैं। लू रुयन ने भौहें, सिकोड़ी और पेई मोमो और मेरी ओर देखा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लड़की की एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे वो उन दोनों की जोड़ी बना रही हो। वे बहुत अच्छी जोड़ी बनाते हैं, एक हैंडसम लड़का और एक सुंदर लड़की, और दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग भी है। मेरा यही मतलब था। बिल्कुल, तो उनके साथ रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। लू रुयन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जब उसने देखा कि मैं और करीब आ रहा हूँ, तो उसने हाथ उठाकर हेलो किया। अचेन, इधर। लड़की ने शक से वहाँ देखा। तुम उसे लेने आई हो, तुम उसकी बहन हो, है ना? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ऐसा कहकर वो मेरी तरफ चल दी। मुझे लू रुयन को देखकर मैंने भी थोड़ा कदम तेज किए। उसके पास पहुंचकर मैंने कहा, ये मेरी क्लासमेट है, पेई मोमो। हम प्लेन में अचानक मिल गए तो साथ ही बाहर आ गए। फिर मैंने पेई मोमो से परिचय कराया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लू रुयन। इतनी जल्दी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई? जिस हाथ में उसका सूटकेस था वो बेख्याली में कस गया। उसने धीरे धीरे मुझे देखा और फिर लू रुयन की ओर नजर घुमाई। हम समर वेकेशन में ही शुरू हो गए। हेलो अचेन, तुमने मुझे पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया था। तुमसे मिलकर खुशी हुई। किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर जरूर बुलाऊंगी। हाँ जरूर, जब मौका मिले। अचेन, चलो चलते हैं। मेरे मम्मी पापा को पता है कि तुम आ गए हो। मैंने सिर हिलाया और फिर पेई मोमो और रसाओ मायमी मिया से कहा, अच्छा हम पहले चलते हैं। पेई मोमो ने सिर हिलाया। जब वे जा चुके, साओ मायमी मिया ने अपना सिर खुजाया। सुन, इस जीनियस की गर्लफ्रेंड अचानक कैसे आ गई? क्लास में किसी ने नहीं बताया कि वो किसी के साथ है। वो लड़की कौन है? छोड़ना, चलो चलते हैं। तो उसके दिल में पहले से ही कोई था। मैंने ही उसे बताने में देर कर दी। गाड़ी में बैठते ही मैंने एक पानी की बोतल पकड़ी और 2 बड़े घूंट भरे। सुनो, मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ यिंगशी में यूचेंग से ज्यादा गर्मी है? आज तो सच में काफी गर्मी है। तुम अभी अभी आए हो, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी हम घर नहीं जा रहे। क्या तुमने नहीं कहा था कि जैसे ही मुझे देखोगी मुझे गले लगाओगी? तो तुमने अभी तक गले क्यों नहीं लगाया? मैं थोड़ा मुस्कुराया, अपनी बाहें फैलाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। हम कुछ मिनट्स तक गले मिले रहे और फिर अलग हुए। लू रुयन ने गाड़ी स्टार्ट की और हम पार्किंग से बाहर निकले। हम जल्दी ही उसके घर पहुंच गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, हमने एंट्रेंस पर 2 लोगों को खड़ा देखा। अचेन बचपन से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है। अचेन, ये मेरे मम्मी पापा है। मैं लिफ्ट से बाहर आया और बहुत तमीज से उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते अंकल, आंटी, हेलो, अंदर आओ, अंदर आओ। मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रुयन, किसी को बोलो सामान ऊपर ले आए। अभी करती हूँ। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल का मास्टर बेडरूम है। बहुत अच्छा व्यू है और काफी बड़ा है। मैंने तुम्हें जो भी चीजें चाहिए सब तैयार कर दिया है। टॉयलेटरीज से लेकर कपड़े और मोजों तक सब कुछ तैयार है। आंटी, मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आपने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई है। जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने चला जाऊंगा, इसलिए एक मास्टर बेडरूम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी गेस्ट रूम काफी है। ये कोई तकलीफ नहीं और न ही कोई बर्बादी। जो वेनिन ने बड़े उत्साह से जवाब दिया। मुझे पता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में 1st और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को कैंपस में रहना अनिवार्य है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम वीकेंड्स और छुट्टियों में जब चाहो यहाँ आकर रह सकते हो। रुयन की बड़ी बहन हमारे साथ नहीं रहती। आमतौर पर हम 3 ही यहाँ रहते हैं। कभी कभी तुम्हारे अंकल लू और मैं बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं और रुयन बिल्कुल अकेली रह जाती है। तुम्हारे यहाँ होने से घर में बहुत ज्यादा रौनक होगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और जो वेनिन की बात सुनता रहा। अगर आंटी जो इतने प्यार से कह रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं उस जमाने में तुम्हारी दादी की स्टूडेंट थी जब मैं यूचेंग में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मैंने उन्हें काफी परेशान किया। अब जब तुम हमारे घर आ रहे हो और रुयन के बॉयफ्रेंड भी हो तो ये स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें राजा की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। जब आंटी जो ने ऐसा कहा तो मैं और ज्यादा मना नहीं कर सकता था। बहुत शुक्रिया आंटी, कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो। ये तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारे अंकल और मैं आम तौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं। घर में हमारे बटलर और हेल्पर्स हैं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो उनसे कह देना। हालांकि जाहिर है कि तुम हमें भी कॉल कर सकते हो। मैं मुड़ा और लू रुयन की नजरों से मिला। उसने मुझे एक चाल आग सी मुस्कान दी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे ढूंढना, उसने मुझसे कहा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दूसरी मंजिल का मास्टर बेडरूम सच में बहुत बड़ा था, बहुत फ्रेश
और मॉडर्न स्टाइल का। दूर से ही पता चल रहा था कि इसे खास मेरे लिए दोबारा सजाया और ठीक किया गया था। मैं ज़ो वेनिन के पीछे पीछे कमरे में घूमता रहा। इतनी सारी मेहमानवाजी से थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मुझे मानना पड़ा कि आंटी ज़ो ने बिल्कुल हर चीज के बारे में सोचा था। ड्रेसिंग रूम में मेरे साइज के सिर्फ मर्दों के कपड़े थे। उन्होंने कुछ कपड़ों के टैग्स भी निकलवा दिए थे और उन्हें धुलवा दिया था ताकि मैं आते ही पहन सकूं। शुक्रिया कहने के अलावा मुझे कुछ और कहना ही नहीं सूझ रहा था। आंटी, आप मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अरे बेवकूफ बच्चे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया है। अगर तुम रुयन के बॉयफ्रेंड भी नहीं होते तब भी मैं तुम्हारा उसी तरह ख्याल रखती। मैं दिल में गर्माहट महसूस करते हुए मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया आंटी, इतनी तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। इस बीच लू रुयन मेरा सामान कहाँ रखना है ये अरेंज कर रही थी और उसने सुझाव दिया, मम्मी अचेन अभी अभी प्लेन से उतरा है और बाहर की गर्मी में पसीने से तरबतर है। उसे पहले नहा लेने दो। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बाद में बातें करने के लिए बहुत समय होगा। अपना सामान अपनी मर्जी से लगाओ, अच्छे से नहा लो और फिर नीचे खाना खाने आ जाना। ठीक है, समझ गया आंटी, मैंने पूरी शालीनता से जवाब दिया। बाहर जाने से पहले ज़ो वेनिन लू रुयन को अपने साथ ले गई। वैसे लू रुयन ने सीढ़ियों से उतरने से पहले मेरे कान में फुसफुसाया, मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर है, ठीक तुम्हारे ऊपर। तुम अभी आराम से अपना सामान लगाओ। मैं कमरे में अकेला रह गया। मैंने धीरे धीरे पूरी जगह को देखा, बैठकर दादा दादी को मैसेज भेजा कि मैं सही सलामत पहुंच गया और फिर सूटकेस से साफ कपड़े निकाले। मैं बाथरूम में चला गया। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि लू परिवार के घर आकर मैं बहुत नर्वस और असहज महसूस करूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके साथ रहना बहुत नेचुरल और रिलैक्स लग रहा था। नहाकर बाहर आया, बाल अच्छे से सुखाए और डाइनिंग रूम में नीचे गया। अचेन, आओ जल्दी बैठो और खाना खाओ। ये एग योक चिकन विंग्स रुयन की फेवरेट है और मेरी स्पेशलिटी भी। बिना झिझक चखो मैंने एक विंग उठाया और अच्छे से काटा। आंटी, आप तो कमाल की कुकिंग करती है। अरे इतनी चापलूसी मत करो, रुयन बीच में बोल पड़ी। मैं एक सेकंड के लिए जम गया। लेकिन तू क्या बोल रही है, बदतमीज लड़की, उसकी माँ ने उसे डांटा। ये क्या कह रही है? मैं कभी चेन के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। बेटा, तुम जो खाना चाहो वो खाओ, जितना खाना चाहो उतना खाओ, और अगर कुछ पसंद नहीं आता तो वो भी मुझे पूरे विश्वास से बता सकते हो। यहाँ बात बस इतनी है कि तुम एंजॉय करो और कंफर्टेबल रहो, ठीक है? मैं बहुत सुकून से मुस्कुराया। मुझे उस मेज पर जो गर्मजोशी भरा माहौल था वो बहुत पसंद आया। मम्मी पापा का पास होना कितना अच्छा लगता है। रुयन, तुम्हें चेन का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। खाना खाने के बाद ज़ो वेनिन और लू चेंग एक्सायों का कुछ काम बाकी था, इसलिए उन्होंने रुयन को मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी। फिर वे घर से चले गए। मैंने अपने कमरे की ओर इशारा किया और रुयन से कहा, अच्छा मैं अपने कमरे में जाकर कुछ चीजें ठीक करता हूँ। हाँ, जब काम हो जाए तो थोड़ा आराम करो, एक झपकी ले लो। शाम को मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगी, ठीक है? मैं अपने कमरे में लौटा और सूटकेस से सारे तोहफे निकाले। ये रात को सबको बांट दूंगा, बाकी सामान को छुआ तक नहीं। वैसे भी कल स्कूल ले जाना है। मैं बिस्तर पर लेटा और 1 घंटे सोया। उठने के बाद कपड़े बदले और नीचे आया। यंग मास्टर चेन मिस आपको ढूंढ रही थी, वो अपने कमरे में वापस गई है। तो मैं ऊपर जाकर उसे ढूंढता हूँ। मिसेस वैंग, ये ऊपर जाने वाला है। जी हाँ, यंग मास्टर चेन। मिस ने कहा कि उन्हें जूस चाहिए और उन्होंने मुझसे आपके लिए भी एक बनाने को कहा। मैं अभी वही ले जा रही थी। बहुत शुक्रिया मिसेस वैंग। मैंने मिसेस वैंग के हाथों से ट्रे ले लिया। दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए मैंने दस्तक दी। तुम उठ गए दरवाजे पर खड़े होकर। मैंने रुयन को अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे देखा। अंदर आओ, बैठो। रुयन ने अपना फोन लॉक किया, एक तरफ रख दिया, मेरे पास आई और ट्रे ले ली। अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। मुझे कहीं भी नींद आ जाती है, इसलिए बहुत जल्दी सो गया। मैं उसके साथ कमरे में गया। ये पहली बार थी जब मैं रुयन के कमरे में आया था। लेआउट मेरे कमरे जैसा ही था, बस डेकोरेशन का स्टाइल अलग था। जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो ये कि उसके कमरे में इतने सारे बने हुए लीगो फिगर्स होंगे। तुम्हारे पास कितने सारे कलेक्शन वाले लीगोज हैं। कई ऐसे हैं जो मैं हमेशा से चाहता था लेकिन कभी मिले नहीं। रुयन की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हें पसंद है? हाँ, मुझे लीगोज बनाना बहुत पसंद है। मैं हमेशा पैसे जोड़कर खरीदता हूँ। मेरी नजरें सब कह रही थी। मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। रुयन ने मेरा हाथ पकड़ा। आओ, मैं तुम्हें अपने सीक्रेट बेस पर ले चलती हूँ। उत्सुकता के साथ
मैं उसके पीछे पीछे तीसरी मंजिल के ऊपर एटिक तक गया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि पूरी जगह हर तरफ लीगो से भरी हुई थी। बने हुए लीगोज एक ग्लास कैबिनेट में डिस्प्ले थे और जो अभी बनाने बाकी थे वे अपने बॉक्सेस में एक और अलमारी में रखे थे। मुझे भी बहुत पसंद है। हाई स्कूल के लास्ट ईयर में स्ट्रेस कम करने के लिए मैं यही बैठी बैठी इन्हें बनाती रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे इस हॉबी से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने मेरे लिए ढेर सारे खरीदे। कौन सोचता हमारा हॉबी एक जैसा है। मेरी आंखें उत्साह से चमक रही थी। ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास कितने सारे हैं। दूर से ही पता चलता है कि अंकलू और आंटीजो तुम्हें कितना लाड प्यार करते हैं। रुयन ने पूरे भरोसे के साथ मुझसे कहा, आज से ये सब सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। मेरे मम्मी पापा लगभग कभी यहाँ ऊपर नहीं आते, बस क्लीनिंग लेडी कभी कभार साफ करने आती है। तुम जब चाहो अंदर आ सकते हो। जितने भी नए लीगोस दिखें बना डालो। और हाँ, अगर तुम्हें पहले से बने हुए में से कोई पसंद आता है तो वो भी तुम्हारा। मेरा दिल गर्माहट से भर गया। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? रुयन ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे झुलाया। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, जाहिर है मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगी। क्या हमने तय नहीं किया था कि हम इस रिश्ते को बहुत गंभीरता से लेंगे? हम दोनों कारपेट पर बैठे थे, ग्लास कैबिनेट से पीठ टिकाए, शरीर एक दूसरे से बहुत करीब। लू रुयन का सिर मेरे कंधे पर टिका हुआ था और खिड़की के उस पार पेड़ों की पत्तियों से छनकर धूप आ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखने के लिए सिर घुमाया और धीरे से अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया। रुयन, तुम कमाल हो। मेरे लिए लीगोस बहुत महंगे हैं, कुछ एडिशंस तो बंद हो चुके हैं और दुनिया भर के पैसों से भी नहीं मिल सकते, लेकिन लू रुयन उन्हें मेरे साथ शेयर करने को तैयार थी। उसने मुझे इस छोटे से कोने में आने दिया जो पहले सिर्फ उसका था। ये इससे भी ज्यादा खास बात थी। जब मैंने उसे गले लगाया तो लू रुयन थोड़ी नर्वस हो गई। अचेन, मेरा दिल 1000 की स्पीड से धड़क रहा था। पहली बार उसने मुझे ऐसे बुलाया। उसकी आवाज इतनी मीठी और नेचुरल थी और कमरे में इतना परफेक्ट सन्नाटा था कि मैं लगभग हमारी बेकाबू धड़कनों को सुन सकता था। लू रुयन प्यार से मुस्कुराई। ये जान लो कि मैं हर किसी के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मेरे लिए तुम बहुत खास इंसान हो। मेरे अचानक गले लगाने से उसे बेहद खुशी हुई। कमरे का माहौल और भी करीबी होता गया। वो धीरे धीरे सीधी हुई और हम थोड़ा अलग हुए। अचानक उसने मेरे गाल पर एक उड़ती सी किस दे दी, बस उसके होठों का एक हल्का सा स्पर्श, जैसे कोई डरी हुई खरगोश हो। मैंने हैरानी से अपनी आंखें पूरी खोल दी। मैं जम गया। कानों की नोकें जलती हुई महसूस हो रही थी। लू रुयन ने फिर से अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। अपने कमरे में लौटकर मैं सोफा पर बैठा कहीं शून्य में देखता रहा, ये महसूस करते हुए कि अब से जब भी मैं उस लीगो वाले कमरे में जाऊंगा मुझे लू रुयन की वो शर्मीली किस याद आएगी। प्यार में होना कितना सुंदर है। अचेन, आज रात तुम्हारे अंकल लू और मैं घर पर डिनर करने नहीं आ पाएंगे, इसलिए रुयन के साथ अकेले डिनर करना। ठीक है। मैं कुछ देर कमरे में रहा और फिर नीचे जाने के लिए तैयार हुआ। दरवाजा खोला तो देखा कि लू रुयन हाथ उठाए मेरा दरवाजा खटखटाने ही वाली थी। उसने पहल करते हुए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, सिर झुकाकर मुझे देखा। आज मैं तुम्हें घर का टूर नहीं दूंगी, ऐसा ओयू ने अभी फोन किया। उसे पता चला कि तुम बीजिंग आ गए हो और उसने कहा कि हम सब साथ में खाने चलते हैं। उस लड़की को फूल की तरह खिलकर मुस्कुराते देख मैंने भी मुस्कान लौटाई। कोई बात नहीं, आगे हमारे पास बहुत समय होगा। शाम को हम साथ में होटल पहुंचे। मुझे लगा था कि डिनर पर बस हम किन नैन्सी और ऐसा ओयू के साथ होंगे, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब एक बहुत हैंडसम लड़का भी दिखा जिसे मैं नहीं जानता था। मैं सोच ही रहा था कि शायद ऐसा ओयू का नया बॉयफ्रेंड हो, तभी वो एक बड़ी मुस्कान के साथ हमारी ओर आया। रुयन, मैंने काफी पहले सुना था कि तुम किसी के साथ डेटिंग कर रही हो और आज आखिरकार तुमने अपने लड़के को लाने की कृपा की ताकि हम उसे देख सकें। लेकिन अचानक वो बीच में रुक गया और मुझे देखने के लिए सिर घुमाया। वाह, तो तुम्हारा टाइप ये है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे बहुत दुश्मनी भरी नजरों से देख रहा है। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और मुझे बेहद असहज महसूस कराया। हाँ, लू रुयन ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे लड़के बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड जैसे। मैं आपसे अपने बॉयफ्रेंड का परिचय कराती हूँ, लॉन्ग चेन। फिर वो मेरी ओर मुड़ी और उसका परिचय कराया। ये शाडू नगाई है, मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट। शाद दोघाई ने नाराजगी का नाटक किया और लू रुयन को घूर कर देखा। अरे, हम कम से कम 3 साल तक एक ही बेंच पर बैठे थे। क्या तुम सच में मेरा परिचय सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल क्लासमेट के तौर पर कराओगी?
मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया। हाई स्कूल से बेंच पार्टनर्स। शा दोघाई ने लू रुयन को मुस्कान दी। उसकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। मैंने सिर झुकाकर देखा, सब समझ लिया। सिर शा दोघाई की ओर घुमाया और कहा, हाँ, हम बेंच पार्टनर्स थे, सिर्फ बेंच पार्टनर्स, बस इतना ही। शा दोघाई ने बात की तह तक जाने की ठान ली। सच में सिर्फ क्लासमेट्स? लू रुयन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। तो और क्या होते? माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण हो गया। मैं लू रुयन की ओर मुड़ा। रुयन, मुझे भूख लगी है। समझ गई, चलो खाना खाते हैं। शा दोघाई हमें देखता रहा कि हम कैसे बात कर रहे हैं और बस अपनी मुट्ठियां कसकर भींचता रहा। खैर, हम सबको भूख लगी है, जल्दी बैठो और ऑर्डर करते हैं। लॉन्ग चेन, आज हम सब तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। तुम ऑर्डर करो और लू रुयन पैसे देगी। लू रुयन ने बड़ी मुस्कान के साथ मजाक किया। तुम तो बस मेरी जेब खाली करने का बहाना ढूंढ रही थी, है ना? उसने मेन्यू मेरी ओर बढ़ाया। जो भी खाने का मन हो ऑर्डर कर लो। फिर उसने अपना फोन उठाया और ऐसा ओयू को मैसेज भेजा। वो यहाँ क्यों है? शा दोघाई, तुमने उसे बुलाया? कसम खाती हूँ मैंने नहीं बुलाया। वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था और लगता है फिर से झगड़ा हो गया। बाहर निकला तो हम अचानक मिल गए और जब उसे पता चला कि तुम थोड़ी देर में आने वाली हो तो बिन बुलाए मेहमान की तरह चिपक गया। कहने लगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। लू रुयन ने ऊपर देखा, उसे घूर कर देखा और फिर लिखती रही, हाँ, वो कहता है कि उसे देखना है और तुम उसे आने देती हो। 1, 2, 3। कितनी आज्ञाकारी निकली तुम। ऐसा ओयू ने कंधे उचकाते हुए इमोजी भेजा। मैंने उसे परमिशन नहीं दिया, लेकिन वो तो खुद ही घुस गया। 1, 2, 3। मैं उसे लात मारकर भी तो नहीं निकाल सकती थी, है ना? तुम 3 साल तक बेंच पार्टनर्स रहे हो, कुछ तो क्लासमेट्स वाला लगाव होगा, है ना? लू रुयन एकदम चुप हो गई। बस करो, मुझे ये बकवास मत सुनाओ। क्लासमेट बस क्लासमेट होता है, बस कोई लगाव वगाव नहीं। मैंने शा दोघाई के साथ 3 साल बेंच शेयर किया। हम सिर्फ स्कूल में बात करते थे और बस। क्लासेस के बाहर हमारा जरा सा भी कांटेक्ट नहीं था। शा दोघाई भी हमारे साथ बैठ गया। लॉन्ग चेन, तुम कहाँ से हो? कैपिटल में पहली बार आए हो तो एडजस्ट करना मुश्किल होता होगा, है ना? अगर चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ के कुछ फेमस डिशेस रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं यूचेंग शहर से हूँ। मैं पहले भी कैपिटल में रह चुका हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे आदत न हो। लेकिन शुक्रिया, मैंने ऑर्डर कर लिया। मैंने वेटर को कुछ डिशेस बताए और मेन्यू मेज पर रख दिया। शा दोघाई ने थोड़ी असहज हंसी दी। उसने मेन्यू उठाया, एक नजर डाली और बोला कि इस प्राइवेट रूम की डेकोरेशन ट्रेडिशनल स्टाइल की है। आज मैं ट्रीट करूँ तो? आखिर मैं अचानक आपकी डिनर में शामिल हो गया। जरूरत नहीं है। अगर ये मेरे बॉयफ्रेंड के स्वागत की डिनर है तो जाहिर है कि मैं ट्रीट करूंगी। हाँ बिल्कुल, ये डिनर रुयन की तरफ से है, कोई उसकी जगह पे करने की कोशिश न करे। प्राइवेट रूम की डेकोरेशन ट्रेडिशनल स्टाइल की थी। बड़ा और बहुत रोशन, शांत और सुरुचिपूर्ण माहौल, बिल्कुल मेरी पसंद का स्टाइल। मैंने कुछ फोटोज ली ताकि बाद में डिनर के बाद दादा दादी को भेज सकूं। मुझे लगता था कि लू रुयन को बॉयफ्रेंड बनाने में बहुत समय लगेगा और पता चला कि वो हम सबसे पहले निकली। तो तुम उसे अच्छे से नहीं जानते, वो किसी के साथ जाएगी या नहीं ये पूरी तरह से उसकी मर्जी पर है। लॉन्ग चेन के साथ मेरे रोमांस के बारे में, हमारी बचपन की एंगेजमेंट के बारे में तुम में से सिर्फ कुछ लोगों को पता है। अगर कोई और पूछे तो बस बता देना कि हमने यूचे में डेटिंग शुरू की और डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। पहले बता देती, जब हम स्कूल में थे, क्लास में बहुत से लड़कों को लू रुयन पसंद थी। किसने सोचा था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कोई इतनी जल्दी आगे निकल जाएगा। मुझे इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने नजरें नीचे की और अभी अभी ली गई फोटोज देखने लगा। तो क्या मजाक है? क्या मुझे हर उस इंसान के साथ डेटिंग करनी चाहिए जिसे मुझसे प्यार हो? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इन चीजों को हल्के में लेती है। हल्के में नहीं लेती? शा दोघाई ने ऐसे पूछा जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। अगर नहीं लेती तो फिर बचपन की एंगेजमेंट के बारे में पता चलते ही यू चेंग क्यों भाग कर गई और मुझसे कहा कि हम डेटिंग ट्राई कर सकते हैं, जबकि उस वक्त हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और ये हल्के में लेना नहीं है। लू रुयन परेशान होने लगी। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे तुम्हें सफाई क्यों देनी चाहिए? उसने तुरंत मेरे मूड में बदलाव नोटिस कर लिया। बकवास, मुझे लगता है मैंने गलत बात कह दी। चेन नाराज हो गया कि नैन्सी ने भी नोटिस किया कि शायद दोघाई जरूरत से ज्यादा बोल रहा है, इसलिए उसने माहौल शांत करने के लिए बीच में बोला, सुनो, रुयन की लव लाइफ पर सवाल करना बंद करो। वैसे मुझे याद है कि तुम पहले यूया के बहुत करीब थे, है ना? क्या बात करते हो? कुछ नहीं था। हम कब करीब थे? बकवास मत बोलो। वो अभी हाईचेंग में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अब हम लगभग बात ही नहीं करते। सच में?
ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। हाई स्कूल के 3 सालों में हाई यूया लू रुयन के ठीक पीछे बैठती थी और आसपास के सबके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी। एक समय था जब शाद दोघाई हमेशा उसे ढूंढता रहता था पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए। चूंकि वे इतना साथ रहते थे, सबको लगा कि ग्रेजुएशन के बाद वे डेटिंग शुरू कर देंगे। सच तो ये है कि यूया बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा हुआ कि वे दोनों साथ नहीं आए। अगर उसकी अभी भी रुयन पर नजर है तो वो एक बदमाश है। और सबसे बुरी बात यह है कि लू रुयन का पहले से बॉयफ्रेंड है और वो फिर भी पीछे पड़ा है। जो डिशेज हमने ऑर्डर किए थे वे आने शुरू हो गए, इसलिए मैंने फोन रख दिया और खाना शुरू किया। मैं उन्हें बात करते सुन रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, बस कभी कभी सिर हिला देता था। खाने के बीच में मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। शाद दोघाई तुरंत खड़ा हो गया। मैं भी साथ चलता हूँ, बाथरूम थोड़ा दूर है। लू रुयन एक सेकंड बाद खड़ी हो गई। मैं उसके साथ चलती हूँ, तुम चिंता मत करो। उसने नोटिस कर लिया था कि मैं उदास था और वो मौका लेकर मुझे थोड़ा अच्छा फील कराना चाहती थी। शाद दोघाई ने एक असहज मुस्कान दी और वापस बैठ गया। ठीक है। स्कूल के दिनों में लू रुयन का हमेशा सबके साथ ठंडा और दूर रहने वाला रवैया रहता था, खासकर लड़कों के साथ। लेकिन थोड़ी देर पहले वो बार बार मुझे खाना सर्व कर रही थी और मेरा ड्रिंक भरती जा रही थी। उसने सब नोटिस कर लिया था। लू रुयन सच में बहुत ध्यान रखती है। वो सोच रहा होगा। मैं उसके साथ बाथरूम तक जाना चाहता था ताकि पता कर सकूं कि वे दोनों कैसे मिले, लेकिन लू रुयन उस पर पूरी नजर रखती है। बाथरूम तक भी साथ जाती है। जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ, मैंने कहा, लेकिन उसने जिद की। चलो, मुझे पता है कहाँ है, मैं ले चलती हूँ। सुनो अचेन, तुम मुंह क्यों लटकाए हो? मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें बुरा लगा? क्या इतना साफ दिख रहा है? मैंने उसकी आंखों में देखा और उदास आवाज में जवाब दिया। तुमने कहा कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो चीजों को हल्के में लेती है। तो हमारा क्या? हमने बस यूं ही डेटिंग शुरू कर दी। तो बात ये थी, तुमने पहले बता दिया होता। बिल्कुल भी यूं ही नहीं था। मैंने बहुत गंभीरता से सोचा था और तुमसे मिलने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, तभी तो बनी। ये कोई अचानक का फैसला नहीं था, समझे? मैंने कहकर जवाब दिया, अभी भी थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। तुमने उसके साथ 3 साल बेंच शेयर किया तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता होगा, है ना? मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहता था। मुझे इन चीजों पर ध्यान देने का समय ही कहाँ से मिलता। अचेन, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो? मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। बाथरूम से बाहर आने पर लू रुयन अभी भी वही मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा ओयू ने मुझे मैसेज भेजा कि शाद दोघाई जा चुका है। चलो वापस चलते हैं और थोड़ा और खा लेते हैं। प्राइवेट रूम में लौटने पर सबने बिना कहे तय कर लिया कि शाद दोघाई का जिक्र दोबारा नहीं करेंगे। लू रुयन ने मेरे लिए ब्रेस्ट पोर्क का एक टुकड़ा सर्व किया और जब मैं ब्रेस्ट पोर्क खा रहा था, उसने मेरे लिए रोस्ट डक का एक रोल भी बना दिया। यहाँ का रोस्ट डक बहुत ऑथेंटिक है। मुझे इतना मजा आता देख उसने ये बात अपने दिमाग में नोट कर ली। डिनर के बाद घर जाते हुए मैंने सड़कों की कुछ फोटोज ली और दादा दादी को भेज दी। अचेन, रात के इस वक्त तुम अभी भी बाहर सड़क पर क्यों हो? कोई तुम्हारे साथ है? मैंने तेजी से टाइप करके जवाब दिया। आज लू रुयन और उसके दोस्तों के साथ डिनर पर गया था। उसी वक्त दादाजी की वीडियो कॉल आ गई। मेरे दादा दादी ने मेरे पीछे कार की सीट देखकर पूछा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे? हाँ, रास्ते में हूँ। रुयन मुझे अपनी कार में ले आई। चिंता मत करो दादा दादी। मेरी दादी प्यार से मुस्कुराई। बहुत अच्छा, अगर तुम रुयन के साथ हो तो हमें कोई चिंता नहीं है। कल से क्लासेस शुरू है, इसलिए जल्दी घर जाओ और जल्दी सो जाओ। और जब स्कूल में हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से रहना। मुझे पता है, भले ही ये बात उन्होंने आने से पहले मुझे कई बार कह दी थी, फिर भी वे एक बार और कहने से नहीं रुक पाए। मैंने दादा दादी से थोड़ी और बात की और फिर कॉल काट दी। अचेन, क्या हम पार्क में थोड़ा घूमने चले? कार बाहर की पार्किंग में रुक गई। मुझे ठीक लगता है। मैंने सोचा कि वैसे भी घर जाकर कुछ करना नहीं है, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। रात की हवा में हल्की सी ठंडक थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। मेरे मम्मी पापा डिनर के बाद अक्सर यहाँ आते हैं। कहते हैं कि खाना हजम करने के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि वे इसे बहाना बनाते हैं अकेले में साथ घूमने के लिए। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। अंकल लू और आंटी जॉ से साफ दिखता है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम उस शांत रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। कम्युनिटी की हरियाली बहुत खूबसूरत थी। कितना सुंदर माहौल है। लगता है मैं हर रोज यहाँ घूमने आ सकता हूँ, बिल्कुल जैसे मेरे मम्मी पापा करते हैं। फ्लावर बेड्स मौसमी फूलों से भरे हुए थे। इसके अलावा इस सड़क से एक भी कार नहीं गुजर रही थी। लू रुयन ने बहुत नेचुरली मेरी बाह पकड़ ली। हम दोनों उस पल की बेहद खुशी का आनंद ले रहे थे। अगली सुबह
बहुत जल्दी अलार्म की आवाज ने मुझे जगाया। मैंने अपना सामान उठाया और सीढ़ियों से नीचे आया। जॉ वेनिन डाइनिंग रूम से मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। आंटी जॉ, कितना भरपूर ब्रेकफास्ट है। मैंने हल्के फुल्के और खुश कदमों से सीढ़ियां उतरी। ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी खाना है, तुम्हें पता है ना। चलो जल्दी बैठो। आज सुबह मैंने घर के बने वॉन्टन्स तैयार किए हैं जो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें जरूर ट्राई करने चाहिए। मैं बैठ गया और बहुत तमीज से पूछा, अंकल लू और लू रुयन कहाँ हैं? चूंकि घर के बड़े अभी नहीं आए थे, मैं खाने के लिए थोड़ा रुकना चाहता था। बिना उनके शुरू करना मुझे बेहद भी लगती। तुम्हारे अंकल लू आज बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, और रुयन शायद अभी तक उठी नहीं होगी। उसकी चिंता मत करो, तुम खाओ। जब दोनों खा लोगे तो साथ में यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने चले जाना, ठीक है? शुक्रिया आंटी जॉ, ये वॉन्टन्स की खुशबू तो कमाल की है। मेरी भूख खुल गई। आंटी जॉ और मैं खा रहे थे जब लू रुयन आधी नींद में सीढ़ियों से नीचे आई। मेरी प्यारी मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चेन, जरा अपनी इमेज का ख्याल रख सकती हो? देखो अपने बाल, पूरा कबाड़ा हो रखा है। अपने कमरे में जाओ, तैयार हो जाओ और फिर नीचे आओ। मम्मी, चेन यहाँ है, क्या तुम मुझे थोड़ी इस दे सकती हो? मैं मेज पर बैठा अपने वॉन्टन्स खाता रहा, उसे इस शरारती और नखरे वाले अंदाज में देख रहा था। मुझसे हंसी रोकी नहीं गई। कौन सोचता कि लू रुयन, जो हमेशा इतनी ठंडी और अछूत दिखती है, अभी उठी हुई और आलस भरी, वो इतनी जिंदादिल और प्यारी लग रही थी। चेन, तुम खाते रहो, लू रुयन के तैयार होने का इंतजार करो और फिर दोनों साथ में कैपिटल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने चले जाना। मम्मी, चेन, ये तुम्हारे लिए क्लासेस शुरू होने का तोहफा है जो मैंने तैयार किया है, खोलो और देखो कैसा लगा। उसी पल जो वेनिन ने हेल्पर को इशारा किया, जो एक बहुत ही एलिगेंट गिफ्ट बॉक्स लेकर आई और मुझे दे दी। अंदर कार की चाबियां थी, साथ में एक वॉच भी थी जो देखने में ही बहुत महंगी लग रही थी। दोनों चीजें बेहद कीमती थी। आंटी, ये तोहफा बहुत महंगा है, सच में मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये मेरी तरफ से बस एक छोटा सा टोकन है। शर्माओ मत, मुझे पता है कि यू सिटी में तुम्हारी अपनी कार है, लेकिन कैपिटल आकर तुम्हें आसानी से घूमने फिरने के लिए जरूरत होगी। कार नीचे अंडरग्राउंड गैराज में पार्क है, जब समय मिले तो जाकर देख लेना। कई बार मना करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो मेरे पास आंटी जॉ की मेहरबानी एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहुत शुक्रिया आंटी जॉ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और एक लकड़ी का बॉक्स लेकर आया। ये एक मॉडर्न पेंटिंग है जिसे मेरे दादाजी ने सालों से बहुत संभाल कर रखा है। जब मुझे पता चला कि आपको आर्ट कलेक्ट करने का शौक है तो मैंने दादाजी से इजाजत लेकर ये पेंटिंग खास आपके लिए लाया। मैं बहुत लंबे समय से इस पेंटिंग को ढूंढ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तुम्हारे दादाजी के पास होगी। दादाजी सच में बहुत दरियादिल है। मेरे दादाजी को लैंडस्केप पेंटिंग ज्यादा पसंद है और उन्हें लगा कि इसे किसी ऐसे इंसान के पास होना चाहिए जो सच में इसकी कदर करे। जो वेनिन खुशी से भरी हुई पेंटिंग पकड़े उसे ऊपर नीचे से निहार रही थी। मीलों दूर से दिख रहा था कि उन्हें ये तोहफा कितना पसंद आया। ठीक उसी वक्त लू रुयन पूरी तरह तैयार होकर सीढ़ियों से उतरी। ये सब देखकर तुरंत मजाक कर दिया। मम्मी, चेन को देखकर इतनी खुश हो रही हो? लू रुयन ने नाराजगी का नाटक करते हुए हूं किया। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ और मुझे लगभग कभी इतनी खुशी से मुस्कुराते नहीं देखा। मैंने लाचारी के भाव से उसे देखा, लेकिन उसके नखरे देखकर मुस्कान आ ही गई। जो वेनिन ने पेंटिंग बहुत सावधानी से रखी और अपनी बेटी को डांटती नजर से देखा। शिकायत करना बंद करो और जल्दी खाना खाओ। तुम दोनों बाहर अपना ध्यान रखना, मुझे भी निकलना है। लू रुयन मेरे सामने बैठी और ब्रेकफास्ट के लिए अपने चॉपस्टिक्स उठाए। आंखों में चमक के साथ बोली, मैंने सुना है कि लिटराटो री डिपार्टमेंट इस साल नए डॉर्मेट्री में शिफ्ट हुआ है। 4 लोगों के कमरे हैं और एसी भी है, अटैच्ड बाथरूम भी है। फैसिलिटीज बहुत कमाल की है। मुझे तो अभी से यूनिवर्सिटी पहुंचने का मन कर रहा है। मैं मुस्कुराया। डॉर्मेट्री तो भागकर कहीं नहीं जा रहे, तुम आराम से खाओ। जैसे ही खाना खत्म होगा निकल चलते हैं। जब उसका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ हम साथ में ऊपर गए सामान लेने। बाहर निकलते वक्त मैंने एक गिफ्ट बॉक्स उठाया और उसे दे दिया। ये तोहफा तुम्हारे लिए है। मैंने इसे सूंघा और खुशबू कमाल की है, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगी। लू रुयन ने बॉक्स लिया और आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मेरे बॉयफ्रेंड। मैंने अपना तोहफा अपने कमरे में छोड़ दिया है। आज रात जब वापस आएंगे तो दे दूंगी। आज डॉर्मेट्री में मत रुकना, मेरे घर आ जाना। 3री मंजिल पर मेरा सिनेमा रूम है
और हमने कभी साथ में मूवी नहीं देखी। मैंने सिर हिलाया। मेरी हामी देखकर वो पास आई और मेरी बाह पकड़ ली। इस अचानक करीबी से मेरे कान जलने लगे और दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। सीढ़ियों से उतरते हुए पलक झपकते ही हम यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए। जिंदा यूनिवर्सिटी का मेन गेट जीवंतता से भरा हुआ था। हर तरफ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ दिख रहे थे और सीनियर स्टूडेंट्स बड़े जोश से हमारा स्वागत कर रहे थे। बहुत शोर और गहमागहमी थी। अचेन, तुम पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। ऐसा कहकर वो सड़क किनारे पेड़ों की छाव में बात करने चली गई। लू रुयन भीड़ में बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, जिससे बहुत से लोग चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। कुछ लोग जो कैंपस का वीडियो बना रहे थे, उन्होंने भी उसकी झलक कैप्चर कर ली, जिससे काफी लोगों का ध्यान खिंचा। मैं अकेला न्यू स्टूडेंट्स के रिसेप्शन काउंटर पर अपनी डिटेल्स भरने गया। हाय फ्रेशर, तुम अभी अभी रजिस्ट्रेशन कराने आए हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कैंपस का टूर करा दूं ताकि तुम इससे वाकिफ हो सको? रिसेप्शन वाली लड़की बहुत फ्रेंडली थी। जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम लूंगा, मैंने जवाब दिया। उसके ठीक बाद अर्बन डांस क्लब की एक और लड़की आई। हाय फ्रेशर, क्या तुम हमारे डांस ग्रुप में शामिल होना चाहोगे? उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हुए कहा। सच कहूँ तो मुझे इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शिष्टाचार के नाते मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर लड़की ने मुझे डॉर्मेट्री की चाबी और ओरिएंटेशन शीट दी। मैंने अपना सामान रखा और मुड़ा लू रुयन को ढूंढने के लिए तैयार। पेई मोमो, जिससे एयरपोर्ट पर अचानक मुलाकात हुई थी, वो भी जिंदा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मुझे देखकर वो एक सेकंड के लिए हैरान रह गई और फिर उसकी नजर तेजी से मेरे ऊपर से गुजरकर लू रुयन पर जा टिकी, जो अभी भी छाव में फोन पर बात कर रही थी। जिस पल उसकी नजरें लू रुयन पर पड़ी, पेई मोमो के चेहरे के भाव बेहद अजीब हो गए और उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी वो पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आंखों में तुरंत गहरी उदासी छा गई। वो वही जमी खड़ी रही, बहुत देर तक एक कदम भी नहीं उठाया। उसका इतना अजीब व्यवहार देखकर मेरे मन में सवाल उठने लगे। लू रुयन को देखने के बाद पेई मोमो ने ऐसा चेहरा क्यों बनाया? क्या वे पहले से एक दूसरे को जानती थी? यूनिवर्सिटी की नई और रोमांचक जिंदगी ने आखिरकार अपना पर्दा उठाया, लेकिन इस कैंपस की रोशनी और चहल पहल के नीचे छिपे हुए अतीत के निशान सामने आने लगे थे। अंधेरे में दबा हुआ ये रहस्यमय राज हमारे भविष्य में कैसे अनचाहे तूफान लाएगा?